हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में। क्या है यूनिट 6? हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आज बात करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह डील करता है, कैसे बिजनेस लोगों को मैनेज करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करता है, नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज करता है। ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। कैसे PYQ बेस के हिसाब से जानेंगे और कैसे जानेंगे PYQ एनालिसिस से जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज के साथ। यस, ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन लेके आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे और एक बहुत ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ हम ये लेक्चर को पाएंगे। चलिए, पहला है, सबसे पहला टॉपिक है क्या 6.1 हमारा प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या प्रिंसिपल है, क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का? सबसे पहले सर, मैनेजमेंट क्या होता है? बच्चा, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सिंपल सा है, सामने आपके लिखा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एफर्ट ऑफ पीपल एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, एक ये प्रोसेस है पॉस्ट डीसी का, जिसमें क्या होता है, पॉस्ट डीसी होती है। दैट मीन्स क्या होता है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है किस चीज का, पीपल्स के एफर्ट का, एफर्ट ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल्स के एफर्ट का, ताकि हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए, क्या अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट मीन्स मैनेजमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पाने में, है कि नहीं, है ना? ठीक है, कितना सिंपल है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है कि पॉड डीसी के हेल्प से हम लोग एफर्ट ऑफ पीपल को कंट्रोल कर पाते हैं और फिर हमें क्या करता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल, इतना सिंपल था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मेरे, जनरल गाइडलाइंस होते हैं। क्या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मेरे, जनरल गाइडलाइंस होते हैं, जो आपके लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ जनरल गाइडलाइन में कौन कौन से गाइडलाइन होंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। कौन कौन से गाइडलाइंस है हमारे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। तो ओके, हाँ, तो गाइडलाइन के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाइडलाइन दिया। हेनरी फेओल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था और ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि ये 14 गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेओल के द्वारा दिया गया था, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क इन्होंने दिया, ठीक है, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, फिर डिसिप्लिन दिया, यूनिटी ऑफ कमांड दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिया, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट दिया, रेम्यूनरेशन दिया, सेंट्रलाइजेशन दिया, डिसेंट्रलाइजेशन दिया, स्केल चैन दिया, ऑर्डर दिया, इक्विटी दिया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया, इनिशिएटिव दिया, स्ट्रेट डी क्रॉप्स दिया। मतलब ये सब चीज़ें किसने दिया, ये सब चीज़ें हमारा दिया गया किसके द्वारा, हेनरी फेओल के द्वारा। ये 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें से स्प्रिट डी क्रॉप्स आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट एंड हार्मोनी। दैट मीन्स कि तब तब आप, इसका मतलब ये है कि तब भी आप एक कंपनी खोलते हो तो आप एक गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि सब में एक यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होने के साथ साथ सब लोग एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। तो यही है क्या, टीम स्पिरिट एंड हार्मोनी। और यही मेरा स्पिरिट कॉर्प्स का मतलब है। और भी अलग अलग ऐसे ही 14 प्रिंसिपल हेनरी फेओल के द्वारा दिए गए। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रिंसिपल दैट अ बिजनेस विल फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रिंसिपल जो कि बिजनेस को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको फॉलो करना। अगर वो नहीं करेगा तो दिक्कत में आ जाएगा। तो इसलिए तो कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं। क्लिनिकल मतलब इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लिनिकल का मतलब है हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स ना, जो कि बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्लिनिकल प्रिंसिपल हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट ना, क्लिनिक से क्लिनिकल आता है, तो वहां पे हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, हेल्दी प्रिंसिपल। तो अब देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि रिलेटेबल है किसके, हमारे बिजनेस से। तो कौन कौन से, पे टैक्स एंड डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन प्रमोटली, टैक्सेस को पे करना और उसी हिसाब से जो भी ऑब्लिगेशन है उसको निभाना। तो ये क्या है, एक बिजनेस का प्रिंसिपल है। बिजनेस को काम करना पड़ता है, एक गाइडलाइन होना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो फिर बिजनेस को आगे चल के लॉसेस का सफर और भी सारी चीज़ों को देखना पड़ सकता है। इनलीगल, सॉरी, लीगैलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर टैक्सेस आप पे नहीं कर रहे हो तो मे भी समन वगैरह आ सकता है। ठीक है, आगे मे भी क्या आता ही है, अगर आप टैक्सेस वगैरह पे नहीं कर रहे हो और जैसे ही आप एक बार एजेंसीज के हाथ में आए वैसे ही आ जाएगा, अनलेस यू आर पॉलिटिशियन। ओके, आगे चलेंगे। टू इंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्या करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में भी हमें हेल्प करता है कौन, बिजनेस का प्रिंसिपल ये भी होना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। फिर क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम किक बैक और
पे ऑफ टू कस्टमर सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कस्टमर सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनको वो चीजें दें जो वो रिक्वायर कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं ना। जैसे हमने कस्टमर से अगर पैसा लिया तो वो वैल्यू भी उन्हें प्रोवाइड करें। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा प्रिंसिपल दैट अ बिजनेस विल फॉलो। तो प्रिंसिपल क्या फॉलो करना चाहिए? पहली बात तो पे ऑफ कर देना चाहिए। पे ऑफ के साथ साथ इनको और क्या करना चाहिए? पे ऑफ के साथ साथ बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। बेटर यूटिलाइजेशन के और साथ साथ क्या करना चाहिए सर? तो एक लास्ट हम लिख लेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन के साथ इन्हें क्या करना चाहिए? डिस्चार्ज और पे टैक्स करना चाहिए। सिंपल। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ क्लिनिकल प्रिंसिपल है ओके, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे किसके बारे में? ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम जानते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने स्कूल में भी पढ़ा है, हर चीज स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ पे आके बहुत डीप हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बात करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सिंपल से आप इसको याद रखते हो पॉज डीसी की हेल्प से। अब अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, तो ये सब क्या है? प्लानिंग करना मतलब क्या? फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो प्लानिंग करना क्या है? तो आप कोई स्पेसिफिक चीज के लिए प्लान करते हो कि हाँ आप बिजनेस को कैसे चलाओगे, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, कि बिजनेस कैसे बेस्ट करेगा, ठीक है, बिजनेस में क्या करोगे ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तीन चीजों को डिसाइड करते हो। फिर आता है मेरा क्या, स्टाफिंग में आप राइट पीपल को एट अ राइट जॉब पे रखते हो, सिंपल सी बात है। फिर डायरेक्टिंग आता है, डायरेक्टिंग में आप गाइड करने का काम करते हो। फिर कंट्रोलिंग आता है, कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर करते हो। अगर नहीं हुआ है तो उसको कंट्रोल करके उस पर लाने की कोशिश करते हो। तो ये मेरा क्या है, कंट्रोलिंग है। आगे हम बात करें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट एंड ओ डोनर, ठीक है। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन बने थे कि कॉन्ट एंड ओ डोनर ने क्या दिया ना, इन्होंने क्या दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, इन्होंने क्या बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो इन्होंने कुछ नहीं, वही सेम चीजें थी, बस इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग को ऐड किया। इन्होंने क्या किया, ये सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, और एक सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग को ऐड कर दिया। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है कि आप कोऑर्डिनेट रखोगे एम्प्लॉय के बीच में। दैट मीन्स कि जो भी आपके साथ वर्क करेगा आप उसको कोशिश करोगे कि उन लोग कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखें। तब बिजनेस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है तो वो बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, और अल्टीमेटली अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो बिजनेस प्रॉफिट भी जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। आगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस कौन कौन से है, क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट सेम होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरह, बस दोनों के क्या होते हैं, टर्म अलग हो जाते हैं। टर्म अलग करने का मतलब है कि डेफिनेशन अलग हो जाता है, लेकिन दोनों तो सेम ही है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दैट मींस की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सेम ही होते हैं, उनके टर्म सेम होते हैं, पर उनके डेफिनेशन अलग हो जाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही होता है, बट आप क्या करते हो, एक प्रोसेस में आ जाते हो। यहाँ पे आप बताते हो कि पहले आप प्लान करोगे बिजनेस को, फिर बिजनेस को प्लान करने के बाद लोगों को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर लोगों को ऑर्गेनाइज करने के बाद, या ठीक है जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस खोलना, तो आपने प्लान किया मार्केट प्लेस के लिए, ठीक है, मार्केट प्लेस के लिए प्लान किया, फिर उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को जो भी आपको लेकर आना था ताकि आप बेटे से खोल पाओ। फिर उसके बाद आपने क्या, लोगों को लेकर आए, लोगों को लाने के बाद आपने क्या किया, उन्हें डायरेक्ट किया कि आपका ये काम है, और फिर आपको काम देने के बाद फिर उसको आप देखने लगे कि हाँ आप ये काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन था उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मेरा क्या था, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट था। आगे फंक्शन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं, तो ये डिफरेंट लेवल पे क्या क्या फंक्शन करता है मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन बैठा रहता है, सीईओ बैठे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये गोल्स एंड पॉलिसीज को लिखते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखने का काम कर लेते हैं, बस सिंपल से इतना ही काम करते हैं। जो भी टॉप लेवल पे बैठा है वो क्या करेगा, सेट करेगा गोल्स को, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख लेगा, सिंपल, और फिर उसके बाद क्या कर लेगा, और परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं, हाँ? ये मिडिल लेवल भी देखते हैं परफॉर्मेंस को। तो कुछ चीज़ें होती है जो मिडिल लेवल पे भी मैच करती हैं। आप ये सोचो कि आप टॉप लेवल पे बैठे हुए हो कोई बिजनेस के, तो आप क्या क्या काम करोगे जिससे आपका काम भी कम हो, लेकिन हाँ आप मेन इंपॉर्टेंट काम आप ही के ऊपर हो, ताकि आप बिजनेस को एक बेस्ट तरीके से, एक बेस्ट मुकाम पे पहुंचा पाओ। तो आप क्या करोगे, आप बिजनेस में ये देखोगे कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो आपसे पूछ के लिया जाए, ताकि बिजनेस में कभी कुछ लॉस ना हो, आप बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रखो ना। उसके बाद क्या है, सारे स्ट्रक्चर को जानते रहोगे कि बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कैसे बिजनेस बन रही है, कैसे कोई चीज़ का प्लांटेशन हो रहा है, कैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी तो आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे, बिजनेस आगे बढ़ गया, आप वहीं पे रह जाओगे, दैट मीन्स कि आपके लोग धोखा भी दे सकते हैं।
ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, हरदम स्ट्रक्चर्स को, गोल्स एंड पॉलिसीज़ को, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, हेड्स होते हैं, मैनेजर्स आते हैं। इनका काम क्या है, लोगों को काम लोकेट करना। कौन सा काम, जो कि इन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिला है। और क्या काम है, प्लान करना। और क्या काम है, डिपार्टमेंट के वर्क को चेक करना कि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आदेश दिया मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल ने क्या किया, उस चीज़ों को देखा, समझा और अप्लाई किया लोअर लेवल पे। आगे हम बात करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम सिंपल सा है कि डिसिप्लिन वर्कर्स के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, ट्रेनिंग वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, डिसिप्लिन को प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया, क्या किया, ट्रेनिंग को दिया, डिसिप्लिन को दिया। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें इसे, तो टी दिया ट्रेनिंग, फिर उसके बाद क्या दिया, टी देने के बाद डिसिप्लिन दिया, डिसिप्लिन देने के बाद एक गुड ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करते हैं, मतलब आपको रिलेशन भी दिया। रिलेशन देने के बाद आपको क्या करते हैं, आपके लिए कोई भी इंडिविजुअल जॉब ऐसा है, दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल किस तरह जॉब कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा है, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को भी देखते हैं। तो डिटरमाइन करने का भी काम किया, तो डी से 2 हो गया, डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, डिटरमाइन भी कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज को भी पा रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं। आगे क्या है, सप्लाई करते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन टू द वर्कर, ताकि वर्कर और अच्छी तरीके से कर पाए। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, TDR, सिंपल इतना था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर चीज़ों को याद करेंगे ताकि हम किसी भी चीज़ को भूलें नहीं। ठीक है, अच्छा, जितने भी पॉइंट आपके येलो मार्क्स से हैं वो सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुके हैं एज इट इज, इसीलिए हमने उसको येलो मार्कर से मार्क किया है। और आज कुछ नई तरीके से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो पढ़ा ही चुके हैं 2-3 लाइन, 2-3 स्लाइड, इसलिए हम लोग नया तरीका अपनाए हैं, क्योंकि आई वांट कि आप लोग कुछ नया पाओ और आप देखो आपके लिए बेस्ट क्या है पढ़ने का, और आप हमें बताओ कि क्या ये आपके लिए बेस्ट है, इसके पहले जो तरीका अपनाया वो बेस्ट था, या आपको कैसे पसंद है। तो मैं लिखता हूँ वो पसंद है पढ़ना, या ऐसे नॉर्मल PDFs के थ्रू ज़्यादा पसंद है पढ़ना। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और आप जैसा बोलोगे उस फीडबैक को मैं लूँगा, और उस फीडबैक के ऊपर हम लोग मिल के काम करेंगे। आगे बात करेंगे माइकल पोर्टर जनरिक स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर के कुछ जनरिक स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, माइकल पोर्टर सेड दैट अ बिजनेस कैन compete सक्सेसफुली इन 3 डिफरेंट वे। माइकल पोर्टर जनरल स्ट्रैटेजीज में अगर हम बात करें तो माइकल पोर्टर कहते थे कि बिजनेस compete कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से, लेकिन उसको 3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होता है। पहली बात है कॉस्ट लीडरशिप को या तो फॉलो करें, दैट मीन्स कि चीपेस्ट सेलर बन जाए, सबसे सस्ता चीज़ को बेच रहा हूँ ना। फिर दूसरा क्या कर सकता है, डिफरेंट या स्पेशल बने, दैट मीन्स कि इनोवेशन लेकर आए। तो कॉस्ट लीडरशिप के लिए वो क्या कर देगा, अगर मान लो उसे कॉस्ट लीडरशिप बनना हुआ तो क्या करेगा, चीप चीज़ों को, चीप में किसी भी चीज़ को सेल करेगा। डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या लेकर आएगा, इनोवेशन लेकर आएगा। अगर हम लोग बात करें एक और चीज़ की, CDF, इसका मतलब क्या है, फोकस करना। अगर फोकस नहीं कर रहा है, स्मॉल कंज्यूमर, लार्ज कंज्यूमर, सब पे ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेज करना है एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू, एक गोल के थ्रू। आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा, उसके थ्रू आप मैनेज करोगे। मैनेजमेंट हमने पढ़ा था क्या, पॉलिसी करना किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि आप अचीव कर पाओ गोल को। सिंपल, पॉलिसी करना ह्यूमन रिसोर्स को ताकि आप अचीव कर पाओ अपने गोल को। आगे, तो अगर आप मैनेजमेंट बाय प्रोग्राम कर रहे हो, सॉरी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कर रहे हो या मैनेजमेंट बाय प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपका क्या होता है, गोल फिक्स होता है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो उसके हिसाब से अगर आप मैनेज करते हो तो कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो क्या, आपका जो रिजल्ट है वो फैक्टर कंट्रीब्यूट किया, दैट मीन्स कि आपने गोल को फिक्स किया, उसने कंट्रीब्यूट किया। फिर अगर आपका एक रिजल्ट है तो आपको एक बेटर कोऑर्डिनेशन लेके चलना है, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आपको हरदम अपने गोल को अल्टर करना होगा, मतलब आपके गोल को आप चेंज करना होगा, दैट मीन्स आपके गोल को फ्लेक्सिबल होना होगा। आगे, सेकंड द फॉलोइंग स्टेप इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग। अगर हम लोग मैनेजर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मैनेजर डिसीजन मेकिंग में हम लोग एक लॉजिक होता है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दो होता है, मैनेजर डिसीजन मेकिंग, और वहीं पे एट द सेम टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दोनों डिसीजन मेकिंग है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, और एक क्या है, मैनेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक में क्या किया, एक्शन लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि डिमांड कितनी गिरी, कैसे क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद एक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बेस्ट सोल्यूशन देखेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे चीज़ों को। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजन, एक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या सेल्स आर फॉलिंग। अगर सेल्स, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे भी क्या किया, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई इशू किए, ठीक है। इसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया कि हमने बोला कि सेल्स आर फॉलिंग, सेल्स फॉल कर रहा है, ठीक है, ये मेरा इशू था। अब हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि कैसे सेल्स को बढ़ाएंगे। तो हमने बोला कि अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कैसे सेल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डेटा लेंगे, जैसे चेक प्राइस, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, और फिर क्या करेंगे, कुछ ऑप्शंस को लेकर आएंगे, डिस्काउंट, न्यू ऑफर, प्रमोशन, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। फिर जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे वहाँ पे देखें तो हमने क्या किया था, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या किया, ऑब्जेक्टिव को देखा, ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद सोल्यूशन लिए, सोल्यूशन लेने के बाद बेस्ट सोल्यूशन लिए और डिसीजन को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया। वो क्या होता है, एक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं किसमें 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 अगर हम वहीं पे हम लोग बात करें मैनेजर डिसीजन मेकिंग में, तो इसमें बात करते हैं एक्शन लॉजिक के ऊपर। हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर बात करते हैं, एक्शन लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, चलिए आगे चलेंगे। पोर्टर 5 मॉडल was given by the Michael E. Porter. It is a given to analysis the level of competition and profitability of an industry. पोर्टर 5 मॉडल दिया गया था माइकल ई पोर्टर के द्वारा, और इसमें हम लोग इसके हेल्प से हमने क्या किस चीज़ को जाना, कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। क्या, कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा, जितनी भी चीज़ें येलो कलर के मार्क्स से मैं फिर से बता देता हूँ, वो सारी चीज़ें क्या है मेरी, वो सारी चीज़ें एग्जाम में आ चुकी हैं। तो ये क्या है, कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, माइकल 5 फोर्स मॉडल आया। आगे 5 फोर्स में क्या था, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट का थ्रेट होना, दैट मीन्स कि हाउ इट इज फॉर्म। मतलब पोर्टर 5 मॉडल आया क्यों, पोर्टर 5 मॉडल इसलिए आया ताकि हम कंपटीशन को जान पाए और ये जान पाए कि इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कितना फ़ायदा है। जैसे अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में घुस रहे हो, जैसे आप मान लो कि आपको किसी में बिजनेस करना है, कहीं भी जाके आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में आपने चूज़ किया कि आप क्लॉथ की फैक्ट्री डालोगे। अगर आप क्लॉथ की फैक्ट्री डालोगे तो जानोगे ना कि वहाँ पे कौन कौन है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आप कितने में सेल कर सकते हो, क्योंकि लोगों की क्या मार्जिन है, मार्जिन के हिसाब से आप भी अपनी मार्जिन को फिक्स करोगे। क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कि बहुत पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत रस है, बहुत ज़्यादा कट थ्रो कॉम्पिटिशन है, तो आप सर्वाइव ना कर पाओ। तो ये सब चीज़ों को जान के आप क्या करते हो, मार्केट में करते हो। यही होता है माइकल ई पोर्टर 5 मॉडल। सबसे पहले आप जानते हो क्या, थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड को जानते हो कि कोई आ तो नहीं सकता है बिजनेस में, या बहुत आसानी से तो नहीं आ सकता है, कि बहुत आसानी से आ सकता है, दैट मीन्स की मोनोपोली एस्टेब्लिश करना बहुत दिक्कत है। आगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। क्या, एक बार्गेनिंग पावर होता है किसका, बायर्स का, कि वहाँ पे आप ये देखोगे कि जो बायर्स का बार्गेनिंग पावर कितना है, क्या वो बहुत ज़्यादा प्राइस को कम लेके जाते हैं, या उनको क्वालिटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें सस्ते दामों से मतलब है, या उन्हें क्वालिटी से बहुत ज़्यादा मतलब है, तो वो सस्ते दामों पर फोकस नहीं करते। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर के अच्छे माल उठाते हैं या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट उठाते हैं। फिर स्ट्रेट और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, एबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट कैन बी रिप्लेस, मतलब कि एक क्या होना कि सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में होना, कि अगर आप मान लो क्लॉथ की फैक्ट्री डाल रहे हो और एक सब्सिट्यूट है उसका पहले चाहिए, मतलब एक सब्सिट्यूट इंडस्ट्री आपका पहले चाहिए, तो लोग उसका लेंगे। जैसे आपने कोई अपना कंपनी डाला है, रेमंड पहले स्टेब्लिश है, तो क्या होगा, लोग रेमंड का ही लेंगे। तो ये क्या है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है उसका। आगे कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटिव राइवलरी और क्या है, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। तो थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर की आपको ये पता होना कि किस लेवल ऑफ कंपटीशन है एग्जिस्टिंग फर्म में ना। वही जो मैंने बोला आपको कि आप कोई भी फर्म में घुस रहे हो तो आप ये देखोगे ना कि मार्केट में जो फर्म है वो कैसे बिहेव कर रही है, किस तरह काम कर रही है। तो यही क्या है, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर, कि वो कॉम्पिटिटर क्या एक्चुअल में बहुत कट थ्रू कंपटीशन कर रही है, या मार्केट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में जानोगे। अगर एक सिंपल सी बात करें तो एक से मेरे क्या, सुन टीजिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो यूर सेल्फ यू नीड नॉट टू फियर द 100 बटन। अगर आप खुद को जान रहे हो और अपने एनिमी को भी जान रहे हो तो तुम्हें कोई भी 100 बटल्स का फियर लेने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप एनिमी को जान रहे हो, खुद को जान रहे हो, तो आपको कोई भी 100 बैटल का फियर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोला क्या, सुन टीजियो ने किसके लिए बोला। और यही सेम चीज़ क्या होता है, मेरा थ्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन में भी आता है कि हम लोग तो कॉम्पिटिटर को जानते हैं, तो मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना
बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर को जानते हो तो आप उससे लड़ पाते हो थोड़ा, कभी प्राइस में, कभी क्वालिटीज़ में, ठीक है, कभी ऑफ मार्केट, कभी ऑन द मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप क्या करते हो, कॉम्पिटिशन से लड़ पाते हो अगर आप कॉम्पिटिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हो। आगे क्या है, अच्छा ठीक है, आगे क्या है, मैनेजमेंट थिंकर में क्या है, बहुत अलग अलग लोग हैं और उसमें सबसे पहले आता है कुर्ट लिविन आते हैं, जिन्होंने क्या बताया, चेंजेस हैपन होता है मैनेजमेंट थिंकर में, मतलब किस तरह तुम मैनेज करते हो कुछ चीज़ों को। तो क्या है, कुर्ट लिविन आए, इन्होंने बोला क्या, चेंजेस 3 चीज़ों से हैपन होते हैं, अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग, और फिर उसके बाद क्या होता है, अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग। मतलब क्या है कि मेक पीपल रेडी फॉर चेंज, कि उनको कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए उनको रेडी करना। उसके बाद क्या करना, अब वो चेंज को लाना, और फिर उसके बाद क्या करना, वो चेंज को परमानेंटली रख देना, ठीक है। सिंपल है कि अगर आप मार्केट में कोई सामान लेकर आए, कोई ने बोला अगर आपको मार्केट में कोई नया इनोवेशन लेकर आना है, एक सेकेंड, हाँ, तो कुल लेविन ने क्या बोला, कुल लेविन ने बोला अगर आपको मार्केट में नया इनोवेशन लेकर आना है, तो आपको मार्केट में इनोवेशन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले लोगों को उस चेंज के लिए अडॉप्ट करना होगा। चेंज को अडॉप्ट करने के बाद वो मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आइए, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या कीजिए, आप उसको परमानेंट कर दीजिए ताकि लोगों के बीच में आपका प्रोडक्ट हरदम के लिए रह जाए। तो सबसे पहले आप अनफ्रीजिंग करते हो, उसके बाद क्या करते हो, अनफ्रीजिंग करने के बाद क्या, अनफ्रीजिंग करने के बाद क्या कर लेते हो, अनफ्रीजिंग करने के बाद आप करते हो मूव, प्रोडक्ट को लाने का काम, और फिर उसके बाद अनफ्रीज करके रीफ्रीजिंग करके इसको सेटल कर देते हो, ठीक है। फ्राइड ई पिडलर आते हैं, ये क्या बोले, ये बोले कोई देयर इज नो सिंगल बेस्ट लीडर, मतलब एक सिंगल लीडर बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। लीडर वर्क ओनली इन द राइट सिचुएशन में, राइट लीडर वर्क करता है और राइट सिचुएशन ही राइट लीडर को लेकर आता है। कोई एक लीडर हर सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। हर सिचुएशन के लिए कोई एक लीडर अच्छा नहीं हो सकता, एक राइट सिचुएशन ही एक राइट लीडर को लेकर आता है। सिचुएशन डिपेंड करता है लीडर नंबर रिलेशन, कि लीडर्स के नंबर ऑफ रिलेशन कहते हैं, लीडर्स और मेंबर के रिलेशन कैसे हैं, और टास्क का स्ट्रक्चर्स कैसा है, और पोजीशन पावर कैसा है। मतलब कि अगर लीडर और मेंबर के रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे तो वो लीडर अच्छा नहीं होगा, और फिर वहाँ पर लीडर फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई टास्क अच्छा नहीं, कोई पोजीशन पावर नहीं। लेकिन लीडर और मेंबर का अगर रिलेशन अच्छा है तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा टास्क में ये दिक्कत आ रहा है, वो इस स्ट्रक्चर को री करेंगे और उसके बाद उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए कुछ पावर भी दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं पावर को ना। फिर आता है क्या, हैंनली फ्योर, जिन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिए, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल चैट। फिर आते हैं हमारे डेविड एमसीसी लैंड, इन्होंने क्या बताया, पीपल वर्क हार्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट नीड। पीपल तभी वर्क करते हैं हार्ड तब उनको डिफरेंट डिफरेंट नीड होता है। कोई इंसान क्यों काम करता है, आप क्यों जीआरएफ निकालना चाह रहे हैं, आप इसीलिए तो जीआरएफ निकालना चाह रहे हैं ताकि आपके पास क्या हो, वो आपके एक अचीवमेंट में गिरा है, ठीक है, वो आपका एक अचीवमेंट हो, उसके बाद आप उससे क्या करो, मनी कमा सको, और मनी से क्या आता है, पावर आता है, और पावर आएगा तो आपको क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छी होंगी। दैट मीन्स कि ये डिनाई नहीं किया जा सकता क्या, कि आपकी जो रिलेशनशिप होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं आपके ऊपर, आपके पावर, आपके पास मनी, आपके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। वी नो ये दिस थिंग, ऐसे ही क्या होता है, दुनिया वर्क करता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे मेरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर टू द फ्रेमवर्क of authority, responsibility, communication, relationship through which organization are coordinated to achieve objective। क्या एक फ्रेमवर्क होना है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन का एक क्या होना, एक फ्रेमवर्क होना किसका, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप का, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। पहले हमने पढ़ा था क्या होना, पहले हमने पढ़ा था पॉलिसी होना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यहाँ हमने क्या पढ़ा, ARCR होना किसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। सिंपल है, इसी को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉस सिस्टम होता है, एक ही बॉस होता है और वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। आगे चलेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय द स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट एक्सपर्ट गिवन इंस्ट्रक्शन, वन एम्प्लॉय में हैव मेनी बॉसेस। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारे बॉसेस हो सकते हैं
ऑफ वर्क डिवाइडेड होता है बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के अंदर, मतलब आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको एक वर्क दे दिया जाएगा और इसी हिसाब से क्या होगा, बहुत सारे लोग डिवाइड हो जाएंगे। आगे क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन मैनेजर डिसाइड स्टाफ एडवाइस। यहाँ पे क्या कहता है, लाइन मैनेजर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है और स्टाफ क्या करता है, एडवाइस देने का काम करता है। यहाँ पे लाइन हमारा अथॉरिटी है, वहीं पे स्टाफ क्या है, हमारे एक्सपर्ट है। तो ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में कहता है कि लाइन मेरा अथॉरिटी देगा और स्टाफ मेरा एफर्ट देगा। आगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एरिया कस्टमर। दैट मीन्स कि डिवीजन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। आपके डिविजनल डिपार्टमेंट, जैसे आपके बिजनेस में क्या एक चीनी बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एक शुगर बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, एक शुगर बन रहा है। मान लीजिए एक जगह क्लॉथ बन रहा है, एक जगह शूज बन रहा है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। शुगर किसी और को ले, ठीक है, क्लॉथ किसी और को, शूज किसी और को, और इसे वो बोलेंगे क्या, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट एरिया कस्टमर के हिसाब से सब चीज़ों को बांट दिया जाता है। प्रोडक्ट ये हो गया, एरिया मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया दी गया, स्टेट एरिया क्या हो। फिर उसके बाद कस्टमर के हिसाब से, जैसे कुछ हाई एंड कस्टमर होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि लो इनकम ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से आपको क्या करना, डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे क्या है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एम्प्लॉय रिपोर्ट द फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर। फंक्शनल और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। एक होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में 2 बॉस सिस्टम होता है, दैट मीन्स कि सबसे पहले एक पर्सन आ गया, उसके बाद फिर एक पर्सन होगा, और फिर क्या होगा, आप इनके नीचे काम करोगे। अब इनके नीचे आपने काम किया, ठीक है, अब इन्हें अचीव करना है गोल, अब ये जाके क्या करेंगे, ऊपर वाले बंदे को बता देंगे कि हाँ ये गोल इस तरह कंप्लीट हुआ। सुटेबल वन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। हाँ, तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तब ये वाला जो पर्सन होगा, पर्सन बी, और ये पर्सन ए अगर मैं मान लेता हूँ, तो पर्सन बी आसानी से सबसे काम कंप्लीट करवा लेगा, फिर बी जाके ए को बता देगा, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वैसे मोस्ट सुटेबल फॉर द कंपनी दैट प्रोड्यूस मेनी प्रोडक्ट ऑफ मेनी मटेरियल। ये क्या होता है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे मार्केट में इसका यूज करता है। आगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बात करेंगे क्या, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट क्रिएटेड फॉर वन प्रोजेक्ट डिसॉल्व आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि खाली एक प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म होता है, और वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में। हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जो कि कस्टमर के लिए ज़्यादा, जो कस्टमर मांगता है वो उसे देती है। तो ये क्या है, कि अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये मार्केट ड्रिवन होती है, मार्केट के हिसाब से चलने वाली फॉर्म होती है। और ये क्या होती है, अगर और इसके बारे में बात करें तो मार्केट कॉम्पिटिशन को इररिलेवेंट बना देती है, ताकि इसका जो प्रोडक्ट हो वो बेटर सेल हो पाए, ताकि ये एक ऐसा इनोवेशन लेकर आ पाती है जो कि क्या नाम है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके कारण क्या होता है, ये मार्केट के बहुत ही अलग चलती है, और ये वैल्यू ड्रिवन होती है, ना कि प्राइस ड्रिवन होती है। ये वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करते हैं किसी कस्टमर को, इसीलिए क्या होती है, हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आगे क्या है, फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, फिर आता है मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है, जो कि क्या होता है, डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ रोल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल एस्टैब्लिश बाय मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या होती है, ये डिलिबरेटली डिजाइन होती हैं किसके द्वारा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिशियली एस्टेब्लिश की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट डेवलप स्पॉन्टेनियस अमॉन्ग एम्प्लॉय। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस एम्प्लॉय के द्वारा, स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉट पे एट अ पर्टिकुलर टाइम पे एम्प्लॉय के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, वो क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। किसके द्वारा क्रिएट होती है, एम्प्लॉय के द्वारा स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस तरीके से क्या होती है, क्रिएट की जाती है। और ये क्या होती है, इसको स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, और ये स्टेब्लिश होती है किसके हेल्प से, ये स्टेब्लिश होती है मैनेजमेंट से हेल्प से। तो जो मैनेजमेंट के हेल्प से स्टेब्लिश हुआ उसे फॉर्मल कहा गया, और जो स्पॉन्टेनियस एम्प्लॉय के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ उसे कहा गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन क्या होती है, ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, न्यू मैनेजर लर्न करता है क्या किस तरह से जॉब करना है, किस तरह से बिहेव करना है जॉब में, और किस तरह उसको ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट होना है। इसे वो बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन। द फ्लोइंग आर डिजाइन फॉर द सोशलाइजेशन। कुछ डिजाइन भी बनाए गए सोशलाइजेशन की, जैसे एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी, कि
आप क्या करना है, सोशलाइजेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक वर्क, एक स्किल, एक एबिलिटी लेकर आते हो आप। आगे एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, आपको जो रोल बिहेवियर होता है, जो भी एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर दिया जाता है उसको अच्छे से अडॉप्ट करते हो, तब आप क्या करते हो, सोशलाइज कर पाते हो दूसरों के साथ, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हो और फिर तब दूसरों के साथ में करोगे तो फिर उसके बाद और भी नॉलेज गेन होता है और फिर उसके बाद आप बेटर बनते चले जाते हो। आगे अरेस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप, आप एडजस्ट कर पाते हो किसमें, नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द वर्क ग्रुप में। आगे मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, सॉरी, मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स की बात करें, ठीक है, स्ट्रेसर्स की बात करें, तो जो मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस है, जिससे स्ट्रेसर्स बना है, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो मैक्रो लेवल स्ट्रेसर आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड factor that create stress not because the individual but because the how the organization is designed, managed, not operated। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ये एग्रीगेट लेवल पे स्ट्रेस की बात करता है, जो कि क्या करता है, इस कारण क्रिएट हुआ है, ना कि जो इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है उसके ऊपर क्रिएट नहीं हुआ, वो तो माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस होगा। ये इसके ऊपर बात करता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन हो रहा है, मैनेज हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, और उसके कारण क्या क्या दिक्कतें फेस करने पर पड़ जा रही है लोगों को। सबसे पहला आता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहला क्या मैक्रो लेवल स्ट्रेस होता है, जिसमें ये बोलता है कि इसके बारे में मेरिट पे प्लान के बारे में बोलता है कि आप मेरिट पे प्लान दोगे तो बेटर होगा। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या होता है, रूल्स या रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये स्ट्रेसफुल क्या है, इसमें क्या होता है, आपको रेटिंग चाहिए होता है, एम्प्लॉय बायस फील करते हैं, क्योंकि अनफेयर फील करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं सबकी सब चीज़ें मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो ये क्या करता है कि एंग्जाइटी और कंपटीशन को क्रिएट करता है। तो हाँ, मेरिट पे प्लान, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज के लिए क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी स्ट्रैटेजी में मेरिट देख के आपको क्या किया जाता है, एक अमाउंट दी जाती है। और इसमें लोग क्या, और इसमें लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ में बायस लगता है, और बायस लगने के कारण क्या हो सकता है, एंग्जाइटी और कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है। आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर डिजाइन नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांस। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती इसके लिए, एडवांसमेंट करने के लिए, कोई भी बेटरमेंट करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। स्ट्रक्चर डिजाइन होता है हायरार्की लेवल, प्रमोशन पाथ और अथॉरिटी फ्लो से। अब ये स्ट्रेसफुल क्यों है, क्योंकि रिगिड स्ट्रक्चर लिमिट प्रमोशन, कॉजिंग करियर स्टेगनेशन एंड लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेस। ठीक है, एक हरदम से चले हुए आ रहा है स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपको प्रमोशन में लिमिट कर देगा कि जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, हमसे क्या मतलब। और उसके कारण क्या होगा, आपका करियर एक जगह रुक जाएगा, और जब करियर रुकेगा तो आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा। आगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन में, पार्टिसिपेशन का लैक होना। इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन सिस्टम और कंट्रोल मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल को देखा जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को देखा जाता है, और कंट्रोल मैकेनिज्म को देखा जाता है। अब स्ट्रेसफुल क्यों है, व्हेन एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व इन अ डिसीजन दे फील पावरलेस एंड इग्नोर। तब एम्प्लॉय क्या होते हैं, डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किए जाते तो उन्हें पावरलेस फील होता है, जिसके कारण उन्हें इग्नोर फील होता है, जिसके कारण अल्टीमेटली उन्हें स्ट्रेस क्रिएट होता है। वर्किंग कंडीशन क्या है, अगर क्राउडेड वर्किंग एरिया है, वर्किंग कंडीशन फिजिकल स्पेस होना चाहिए, लाइट नाउस वेंटिलेशन होना चाहिए। अब स्ट्रेसफुल क्या है, तो फिजिकल कंडीशन बहुत ही गंदा होगा, फैटीग होगा, इरिटेशन क्रिएट करेगा, तो वो क्या होगा, बेकार होगा। आगे माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर, ठीक है, माइक्रो लेवल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल जॉब रोल और पर्सनल पे। सबसे पहले आता है क्या, रोल एम्बिग्यूटी, अनक्लियर जॉब ड्यूटी। अगर जॉब ड्यूटी अनक्लियर है तब भी आपको क्या होगा, आपको एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपको रोल का सही पता नहीं है कि आप क्या, आपको परफेक्ट रोल है आपका, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। रोल ओवरलोड, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम कर दिया, काम दे दिया जाए, किसी के पास कोई काम नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा काम है, तब भी आपको स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर पुअर रिलेशन है किसके बीच में, सुपरवाइजर आपको वर्कर्स के बीच में, तब भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि अगर टास्क क्या है, हाईली डिमांडिंग वर्क है, रिस्की है, मोनोटोनस है, तो भी क्या करता है कि स्ट्रेस क्रिएट करता है किसके बीच में, लोगों के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में। आगे स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम लोग बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, इसको क्या कर सकते हैं, मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सुपरवाइजर क्या, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको मैनेजर कितने अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल करना, या लोगों को मैनेज करना अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मैक्रो नीड हायरार्की।
It explains the human needs and arranged in levels and lower need must be satisfied before higher needs motivate. मैस्लो नीड हायरार्की में बात करता है कि क्या किस तरह नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले आप लोअर नीड को सेटिस्फाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, हायर नीड को सेटिस्फाई करते हो ना। तो इसी के ऊपर ये बात करता है। जैसे अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह एम्प्लॉय के हायरार्की को या एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले हम उसके वर्क प्लेस कंडीशन उसे अच्छा देते हैं, फिर उसे एक वर्क सेफ्टी देंगे। मतलब सबसे पहले आप फिर पहली बेसिक नीड क्या होगी, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे पहला बेसिक नीड ये होगा कि वहाँ पे पंखा चले। पंखा चलने के बाद आपको ये तो नीड होगा, उसके बाद आपको ये होगा कि चलिए अब पंखा चल रहा है, कम से कम ये हो गया पंखा मेरे ऊपर गिर ना जाए ना। तो ये क्या हो गया, वर्क सेफ्टी हो गया। इसके बाद क्या होगा कि आपको ये होगा कि जो मेरे बगल वाला बंदा बैठा है, जो मेरे बगल वाला एम्प्लॉय बैठा हुआ है वो मुझसे अच्छे से बात करे, हम लोग का एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो, ताकि मेरा ऑफिस में आने में मन लगे। तो कोहेसिव एंड सपोर्टिव कोवर्कर। फिर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आपको क्या होना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको काम को एडमायर किया जाए, वो काम को आपके देखा जाए। तो ये हो गया। फिर जॉब चैलेंजेस, जॉब में कुछ चैलेंज होना चाहिए, आपका कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको जॉब बोरिंग लगेगा और फिर आप जॉब छोड़ दोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फैक्टर्स होती हैं जो कि एक जॉब में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी बताता है कि ये हायरार्की के हिसाब से इस तरह आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है नीड्स को। आगे थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे थ्योरी निकल के आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वर्क बेस्ट विद अ क्लियर फिक्स हायरार्की डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन तब बेस्ट वर्क करता है तब एक क्लियर रूल, फिक्स हायरार्की और डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ठीक है। आगे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बात करता है। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम एंड पीपल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय अ ग्रुप रिलेशनशिप एंड इमोशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है और पीपल्स के जो बिहेवियर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं किसके द्वारा, बाय ग्रुप रिलेशनशिप एंड इमोशन, ग्रुप के रिलेशनशिप के द्वारा, इमोशंस के द्वारा। ठीक है, ये सब क्या होता है, अफेक्ट होते हैं। आगे द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ जॉब अफेक्ट पीपल एंड इज आल्सो कलेक्ट बाय देम। जो सोशल इन्वायरमेंट होता है जॉब का वो अफेक्ट करता है पीपल को और ये उसी के द्वारा कलेक्ट भी होता है। एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलॉन, ना कि खाली मैनेजमेंट के थ्रू। अभी सुबह बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, मैं 4 बजे से उठा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी 5 बज रहा है। और यस थोड़ा सा उबासी आ गई, बट यस हम लोग आगे रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द सोशल मोमेंट ऑफ अ जॉब अफेक्ट पीपल एंड इज आल्सो करेक्ट बाय देम एंड नॉट बाय द मैनेजमेंट अलोन, इट इज अ मेन प्रोपोजिशन। जो सोशल मोमेंट होता है वैसी जॉब होती है जो कि अफेक्ट करता है पीपल्स को भी, और ये और ऑल्सो कलेक्टेड बाय देम, और जो भी उसको कलेक्ट किया उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है। खाली मैनेजमेंट का अलोन अफेक्ट नहीं करता, सारे मेन प्रोपोजिशन का अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिस्टम है ना, पीपल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द ग्रुप रिलेशनशिप एंड इमोशन, उसी को क्या किया गया है, थोड़ा सा अलग तौर पे बताया गया। ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम है और पीपल्स की बिहेवियर अफेक्ट करता है ग्रुप रिलेशनशिप और इमोशन को। वहीं पर क्या बात किया गया, सोशल मोमेंट ऑफ अ जॉब जो होता है वो अफेक्ट करता है लोगों को। ठीक है, खाली ना कि लोगों को, मैनेजमेंट को भी अफेक्ट करता है, पोजीशन को भी अफेक्ट करता है, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या देखिए, देख रहे हैं कितना कितने घुमा के उसी सेम लाइन को बताया गया है मेरे द्वारा। तो यस ये लाइन सेम उसमें आ रहा है और ये देखिए यही ये लाइन है और ये लाइन है, ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है और ये देखिए कितना ज़्यादा घुमाया फिराया है। और इसी तरह आप एग्जाम में पूछता है और आप इसीलिए एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो और आप फिर छोड़ के आ जाते हो, या छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे तो गलत टिक कर देते हैं। सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट एंड ईच पार्ट अफेक्ट द अदर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक सेट ऑफ पार्ट होता है और हर पार्ट दूसरे का अफेक्ट करता है। जैसे इनपुट आउटपुट, अरे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगर प्रोसेस ही नहीं रहेगा तो फिर आउटपुट होगा ही नहीं, और खाली इनपुट है तो प्रोसेसर और आउटपुट कैसे होगा। ठीक है, तो हर एक पार्ट के लिए आपको हर एक चीज़ की जरूरत होती है। कॉन्टिनेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज और डिजाइन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बेस्ट वे नहीं है मैनेज करना, डिजाइन करना ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कोई भी बेस्ट वे नहीं है एक अच्छे लीडर को चूज करना, वैसे ही क्या कोई भी बेस्ट वे नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एडहॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम, जो टास्क फॉर एडहॉक टीम होती है वो अनयूजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो क्या होती है, फ्री होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कुछ मिनिमल रूल्स होते हैं और हायरार्किकल भी मिनिमल होती है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेबसाइट पे खड़ी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पॉलिसी डिफाइन एन एरिया विद इन विच डिसीजन टू बी मेड, पॉलिसी डिफाइन करता है वैसा एरिया जहाँ पे क्या होता है, डिसीजन को लिया जाता है। बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर 6.3 के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अथॉरिटी क्या होती है।
अथॉरिटी क्या है? राइट टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होना? अथॉरिटी क्या होती है? तो आप राइट टू गिव करते हो कि आप ठीक है, आप ऑर्डर ले सकते हो और डिसीजन भी मेक कर सकते हो। उसी को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी कहते हैं। डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज होती हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। और फॉर्मल अथॉरिटी, इनफॉर्मल अथॉरिटी और पोजीशन अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज से जो अथॉरिटी मिल रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको उसको वर्डिंग से ही मैच करता है। एम्प्लॉय डिराइव करता है अथॉरिटी को दो पार्ट में, पोजीशन और एक्सपीरियंस के फॉर्म में। पोजीशन मतलब कि पोजीशन से जो उसको अथॉरिटी मिलती है, और एक एक्सपीरियंस से अथॉरिटी मिलती है। पोजीशन जब आप अगर मान लीजिए अभी आप बिजनेस में सॉरी अभी आप क्या हो, अभी आप जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे हो, फिर सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे जाओगे। तो क्या है, ये जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट के पोस्ट में जाने के बाद जो पोजीशन में चेंजेस आए, उसके कारण आपको कुछ क्या हुआ, इस पोजीशन के कारण कुछ अथॉरिटी मिला। तो एक ये होता है एक्सपीरियंस, मतलब आपने 5 साल बिजनेस में बिताया और उसके कारण आपको क्या हुआ, उसके कारण भी कुछ अथॉरिटी मिल गई कि हाँ आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इन लोग को ट्रेन कर सकते हो, ये ऐसी ऐसी डिसीजंस को आप ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस के बेस पे क्या मिलना है, अथॉरिटी मिलना। आगे मोरल वर्थ, पास्ट सर्विस और इंटेलिजेंस के बेस पे भी क्या होता है, अथॉरिटी मिलता है। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी। आपके ऊपर ऑब्जेक्ट हो गया, आपको ये कंफर्म कर दिया गया कि आपको ये ड्यूटी दिया गया, अब आपको ये कंप्लीट करना होगा, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? प्रोसेस बाय विच सुपीरियर असाइन ड्यूटी, ग्रांट अथॉरिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करती है, सुपीरियर अपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी ड्यूटीज होती हैं वो सबऑर्डिनेट को दे देती हैं। आगे स्टेटस ऑफ डेलीगेशन को कैसे डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी का, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला लाइन है क्या, डिफाइन असाइनमेंट एंड डेलीगेट अथॉरिटी इन लाइट ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। जो भी रिजल्ट आएगा उसके एक्सपेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले डेलीगेट करने की कोशिश करते हैं अथॉरिटी को, उसके बाद क्या करते हैं, एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें अथॉरिटी देना है। मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग क्या करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं कि हाँ हम यहाँ पे इस तरह अपने अथॉरिटी को देंगे। इस्टेब्लिश करते हैं एक प्रॉपर कंट्रोल को कि हाँ कि अथॉरिटी अगर हम लोग दे रहे हैं, ये पता चला कि वो अथॉरिटी का मिसयूज ना कर ले, तो ये एक कंट्रोल रखेंगे। रिवॉर्ड इफेक्टिव डेलीगेशन एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं वो रिवॉर्ड, वो क्या होगा, वो रिवॉर्ड इफेक्टिव होगा। दैट मीन्स कि अगर आप और अच्छा काम करोगे तो और अथॉरिटी मिलेगा, लेकिन अगर बेकार करोगे तो फिर मुश्किलात नहीं है, उसके बाद आपका अथॉरिटी छीन लिया जाएगा। ठीक है, आगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी को लोअर लेवल ऑफ मतलब हायर मोस्ट लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल है, एक हनीवेल incorporation move from a hierarchical management structure to a much flatter and team based structure। एक hierarchical organization से एक फ्लैटर की तरफ जाना, एक फ्लैटर टीम बेस्ड स्ट्रक्चर की तरफ जाना, क्या है ये, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। कि आपके पास पहले बहुत ज्यादा अथॉरिटी था, अब आपने क्या किया, एक फ्लैटर पे गए। आपके पास क्या था, पहले पूरी अथॉरिटी आपकी ऊपर से आपके पास थी, आपने क्या किया, इसको बांट दिया। अब ये क्या हो गया, यही हो गया क्या, फ्लैटर, और ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी फ्लो करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। बाउंड्री स्पैनिंग क्या होती है? बाउंड्री स्पैनिंग इज द एक्टिविटी ऑफ लिंकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाउंड्री स्पैनिंग एक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, लिंक करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक कर पाते हैं। आगे मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके क्या क्या कौन कौन से थ्योरीज होते हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन क्या है? इंटरनल साइकोलॉजिकल फोर्स है, इनिशिएटिव है, डायरेक्ट है और सस्टेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है, आपको डायरेक्ट करता है क्या, अचीव करने के लिए गोल्स को। मोटिवेशन क्या है? डायरेक्शन देना या डायरेक्ट करना, क्या, अचीव करने के लिए किसको, गोल को। इसी को क्या बोला गया, मोटिवेशन कहा गया। आगे नेचर, और अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें इसके बारे में, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक मोटिवेशन की, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन में जो मोची वाले लोग हमारे जूता बनाते हैं, तो उसके बारे में मोची एट द एंड आई थिंक कि हाँ मोची ब्रांड भी है। हाँ ठीक है, अच्छा हम लोग कहीं और जा रहे हैं, आ जाते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मोटिवेशन की, तो क्या कुछ इंटरनल फोर्स होते हैं, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है मोटिवेशन पाने के लिए। गोल ओरिएंटेड, गोल के हिसाब से आप मोटिवेशन पाते हो कभी कभी। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मोटिवेशन की, आपको मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, तभी आप बिजनेस में एक अच्छा परफॉर्मेंस ला पाते हो। कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन क्या होता है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट तरह वर्क करता है। ये नहीं कि अगर मैं आपको बातों से मोटिवेट कर पा रहा हूँ, सामने वाले को भी बातों से मोटिवेट कर पाऊंगा, नहीं, मैं भी चाहे वो मॉनिटरी टर्म में मोटिवेट होगा। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन सी थ्योरीज होते हैं मोटिवेशन की? सबसे पहले आते हैं कि सबसे पहले थ्योरी क्या आता है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी।
सबसे पहले कौन सा थ्योरी आता है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये आया था 1943 में। इससे अच्छा ओके। अच्छा इसमें डेट सही मेंशन नहीं है ना, तो मैं आपको डेट क्या करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट एक बार लगा दूंगा, वहां से डेट देख लीजिएगा। 1 GG करके इसमें सारे डेट को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, मैक्रो नीड है क्योंकि हाँ डेट इंपॉर्टेंट है, डेट आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए डेट देखना जरूरी है। आगे मैक्रो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है, ऑफ नीड को सेटिस्फाई करना। सबसे पहले आप क्या करते हो, साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करो, मतलब एक हायरार्की में हम नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, मैक्रो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, ह्यूमन नीड आर अरेंज इन हायरार्की, उसका हायरार्की में नीड, ह्यूमन नीड को हायरार्की में रखा जाता है और लोअर लेवल से फिर अपर लेवल की तरफ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड को पूरा करेंगे। सेफ्टी पूरा होने के बाद हम बोलेंगे यार अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं चलो क्या करेंगे, बोलते हैं चलो सोशल नीड को पूरा कर लेते हैं। सोशल नीड को पूरा करने का स्टीम नीड, अब हम यार ठीक है सब कुछ मिलकर कर लो, प्यार पैसा, लेकिन अभी तक एक वो इज्जत नहीं मिली है, तो इज्जत के लिए स्टीम नीड आ गया। उसके बाद अब क्या बचता है हमारे पास, एक क्या बचता है, ग्रोथ बचता है, क्रिएटिविटी बचता है। तो आप क्रिएटिविटी के हिसाब से सब क्या करते हो, एक क्रिएटिविटी नीड को भी पूरा कर देते हो कि ठीक है आप क्रिएटिविटी करोगे तब भी हम आपको इंसेंटिव देंगे, तो वो क्या हो जाता है, हायरार्की ऑफ नीड, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Herberg, Herberg का two-factor theory. Friedrich Herberg, Patrick Herb stated that job satisfaction and job dissatisfaction are caused by the two different set of factors. कौन से, हर्जबर्ग ने बताया कि क्या जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब डिससेटिस्फैक्शन कॉज होता है टू डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर के कारण, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के कारण जॉब का जो सेटिस्फैक्शन है या डिससेटिस्फैक्शन है वो क्रिएट होता है। हाइजीन, इसमें से एक फैक्टर होता है हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर। दिस डू नॉट मोटिवेट बट देयर एक्शन कॉज डिससेटिस्फैक्शन, मतलब कि ये फैक्टर आपको मोटिवेट तो नहीं करता लेकिन आपको इसको मेंटेन करना होता है, तो दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे सैलरी हो गया, साइकोलॉजिकल नीड हो गया, जॉब सिक्योरिटीज हो गए और एफिलिएशन, ये ऐसे कुछ सेटिस्फैक्शन है जिसे आपको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, इसकी नीड नहीं है लेकिन मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर रहे हो तब भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। फिर सेकंड क्या आता है इसमें, सेकंड आता है नॉन मेंटेनेंस फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने का काम करते हैं, मोटिवेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे अचीवमेंट हो गया, स्टीम हो गया, मतलब स्टेटस वगैरह जो पाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ग्रोथ, एक्शन वाई। तो एमसीजी ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में बात करें तो क्या है, डॉगल्स एमसीजी ऑफ एमसीजी गॉड्स propose that managerial behavior depend on assumption about human nature। मैनेजर बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन का नेचर कैसा है। एक होता है थ्योरी, इन्होंने इसको बताया क्या, जो ह्यूमन का नेचर है, मैनेजर बिहेवियर डिपेंड करता है ह्यूमन के नेचर के ऊपर। ये इसको दो पार्ट में बांटे, एक मॉडर्न व्यू और एक ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में क्या हुआ, एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपने काम को अच्छा नहीं पसंद करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते थे और स्ट्रिक्ट सुपरविजन उनको चाहिए होता था। वही अगर आपकी बात करें तो क्या है, लोग एंजॉय करते हैं वर्क को, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिव इसे कहा गया। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा जब पोर्टर और मॉडल क्या बताया, इन पोर्टर और मॉडल एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस लीड टू सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस क्या देता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है, नॉट द वे अराउंड। एंड परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द एफर्ट, एबिलिटी, रोल क्लैरिटी एंड रिवॉर्ड। वेल रिवॉर्डेड परफॉर्मेंस क्रिएट सेटिस्फैक्शन। एक वेल रिवॉर्डेड जो परफॉर्मेंस होगा वो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। मोटिवेशन, फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये नहीं कि आप फोर्स कर रहे हो या जो फोर्स है, लेवल ऑफ एफर्ट आपको सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है। हरदम क्या, जो वेल रिवार्डेड परफॉर्मेंस होता है वो आपका सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, वो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, मोटिवेशन डिपेंड ऑन द पर्सन एक्सपेक्टेशन। इन्होंने बताया कि मोटिवेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के एक्सपेक्टेशन में, इंस्ट्रूमेंटैलिटी पे कि अगर वो परफॉर्म करेगा तो कितना उसको रिवॉर्ड करेगा, उसके वैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना वैल्यू प्रोवाइड होगा। आगे एडम इक्विटी थ्योरी की बात करें तो एम्प्लॉय कंपेयर द एफर्ट रिवॉर्ड रेशियो विद एडम इक्विटी थ्योरी बोलता है कि एम्प्लॉय अपना रिवॉर्ड एफर्ट को कंपेयर करता है
ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई कम एफर्ट कर रहा है और उसको भी वही रिवॉर्ड मिल रहा है जो ज़्यादा कर रहा है। तो यस, हमें हरदम एम्प्लॉय को उसके इनपुट के हिसाब से उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। ठीक है, आगे सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? मनी इज अ मेन मोटिवेटर। मनी क्या है? एक मेन मोटिवेटर। वर्कर एट इट एज इकोनॉमिक बीइंग। वर्कर को ट्रीट करना चाहिए हम इकोनॉमिक मीन के रूप में, मतलब हायर आउटपुट पे हायर वेजेस देंगे, सिंपल सी बात है। आगे ये क्या है? इन्होंने बोला कि यहाँ पे मनी कॉन्सेप्ट ये लेकर है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कि अगर आप पैसा दोगे तो लोग और अच्छा काम करेंगे, इसलिए हायर वेजेस क्या क्रिएट करता है? हायर आउटपुट क्रिएट करता है। आगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करें तो एल्टन मायो ने दिया। इसमें क्या था? सोशल रिफॉर्म, सॉरी सोशल, अच्छा, जितने भी नाम है ये सारे नाम आपसे पूछे जा चुके हैं। जितने भी नाम है ये सारे नाम आपसे पूछे जा चुके हैं, तो यार प्लीज हर एक नाम को अच्छे से समझना है आपको, हर एक नाम को अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे एल्टन मायो, social relation and the group behavior motivate workers, focus on a moral belonging and inform a group। सोशल रिलेशन और जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो मोटिवेट करता है वर्कर को। ये फोकस करता है किसके ऊपर? मोरल बिलोंगिंग, मोरल्स के ऊपर, बिलोंगिंग के ऊपर और इनफॉर्मल ग्रुप के ऊपर। एग्जांपल फैमिली सुपरविजन इंप्रूव परफॉर्मेंस। जैसे एक फैमिली सुपरविजन क्या करता है? इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। अल्डोफर याजी थ्योरी क्या बोलता है? क्लेटन अल्डोफर ने दिया था इसे। नीड एंड फ्लेक्सिबल कैन बी मूव, नीड्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन मूव अप और डाउन। जो नीड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ग्रोथ ब्लॉक हो रहा है तो फोकस शिफ्ट करना चाहिए हमें किसके ऊपर? पे के ऊपर। मतलब कि हमें अलग अलग तरीके से एम्प्लॉय को रुझाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेटर काम कर पाए। आगे लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड और इंस्पायर पीपल। मतलब जैसे एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं, इंस्पायर कर जाते हैं पीपल को। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटरपर्सनल प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है इन्फ्लुएंस, हाई ऑन ओरिजिनल होता है, सिचुएशनल होता है और ओरिजिनेट होता है। जिम कॉलिन 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। जिम कॉलिन का अगर हम बात करें 5 लेवल ऑफ लीडरशिप की, तो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, कॉम्पिटेंट मैनेजर, इफेक्टिव लीडर और पांचवा इनका हुआ क्या? एग्जीक्यूटिव। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर। अभी यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वही लेवल के हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन किया। सबसे पहले में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला हमारा क्या था? हाईली कैपेबल इंडिविजुअल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस टू डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट अलोन। हाईली कैपेबल, तो ही कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑब्जेक्टिव एंड वर्क इफेक्टिवली विद अदर इन अ ग्रुप। ये कंट्रीब्यूट करता है इसमें, ग्रुप ऑब्जेक्टिव में, और वर्क इफेक्टिवली करता है। तो ये पहले लेवल में आएगा। ही ऑर्गेनाइज द पीपल एंड रिसोर्सेज, पीपल और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परस्यूट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ही कैटलाइज द कमिटमेंट एंड द वर्कियस परस्यूट of a clear and compelling vision is stimulate और group to high performance। तो ये क्या करता है? एक क्लियर विजन रखता है और एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। He built enduring greatness through a paradoxical combination of professional will and personal humility। ठीक है, पर्सनल ह्यूमिलिटी के साथ प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन के साथ ये बेस्ट रिजल्ट लेके आता है। He make a productive contribution through talent, knowledge और स्किल एंड गुड वर्क हैबिट। टैलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये करता है, एक बेहतरीन वर्क करता है। एग्जीक्यूटिव ये काम करता है कि उसके पास नॉलेज होता है, टैलेंट होता है, इसके थ्रू वो क्या करता है? एक बेहतरीन काम करता है। आगे क्या है? लीडरशिप डिपेंड ऑन पर्सनल ट्रेट सच एज। लीडरशिप डिपेंड होता है कुछ पर्सनल ट्रेट के ऊपर, जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी इन इनिशिएटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहेवियर थ्योरी के बारे में। व्हाट लीडर डू उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि व्हाट दे आर। वो क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्या लीडर करता है, लीडरशिप की इफेक्टिवनेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर होता है और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर मतलब फोकस करता है जो वर्क के ऊपर, और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर मतलब क्या होता है? जो फोकस करता है इसके ऊपर? रिलेशनशिप के ऊपर। इफेक्टिव मॉनिटरिंग इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ठीक है, सॉरी, इफेक्टिव मेंटरिंग इज बिल्ट एंड ट्रस्ट। तो इफेक्टिव मेंटरिंग होता है, मतलब जो मेंटोर्स किया जाता है वो ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है। रिसर्च स्टैंडर्ड मैनेजमेंट एजुकेशन टेक्स्ट एक्सप्लेन दैट ट्रस्ट इन मेंटरिंग डिपेंड ऑन वेदर द मेंटर इज। ठीक है, और ट्रस्ट ऑफ मेंटरिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे मेंटर है, मेंटर एक एजुकेटेड पर्सन है कि नहीं है, मेंटर में क्या क्या खूबियां हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेंटर कॉम्पिटेंट है, कि मेंटर कंसिस्टेंट है कि नहीं, गुड इन कम्युनिकेशन है कि नहीं, सब कुछ अपने कंट्रोल को शेयर करना चाहता है कि नहीं। ये एक इफेक्टिव मेंटर्स का क्या है? एक बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बिजनेस एथिक्स क्या होती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? इंश्योर करने का काम करती है इसके बारे में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को। आगे
फोकस इसके ऊपर करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, मैनेजमेंट कंट्रोल के ऊपर फोकस करती है, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करती है और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करती है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, फेयरनेस होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाई जाती है इसमें। आगे, एजेंसी थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एजेंसी थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट, मतलब ओनर और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एजेंसी थ्योरी इसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि ओनर और एजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करता है एजेंसी थ्योरी। ठीक है, कोर एजेंसी क्या है? मैनेजर के पास, मतलब एजेंट के पास कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है और ओनर के पास होता है कि उसको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और एक का सेल्फ इंटरेस्ट है कि उसको अपने बिजनेस का उसको अपनी कंपनी का ग्रोथ करना है। सिंपल। इंक्लूड करता है क्या? गवर्नेंस अप्रोच इन मेटरिस्टिक। ठीक है, गवर्नेंस अप्रोच यहाँ पे क्या होता है, मेटरिस्टिक होता है। बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, अपॉर्चुनिटिक्स अपॉर्चुनिटिक्स होता है। और वहीं पे बात करते हैं ओनर्स एटीट्यूड क्या होता है। ओनर एटीट्यूड से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को। बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बात करेंगे बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज है जो कि एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अपने बिजनेस और अपने जो यूजर्स के बीच में एक फेयरनेस क्रिएट कर पाए, एक कहीं ना कहीं हार्मोनी क्रिएट कर पाए, यूनिटी कर पाए, अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, इसलिए। आगे बात करेंगे नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी के बारे में, जिसमें आता है यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या है, इसका आइडिया क्या है? डिसीजन इन एथिकल इफ इट गिव मैक्सिमम नेट बेनिफिट टू मोस्ट पीपल। ठीक है, रीजन क्या है मेरा, एक एथिकल माना जाएगा अगर वो हमें क्या कर रहा है, मैक्सिमम नेट बेनिफिट दे रहा है, तो मेरा रीजन क्या है, एथिकल है। आगे, एथिक्स ऑफ ड्यूटी की बात करें। एथिक्स इज बेस्ड ऑन अ ड्यूटी एंड रूल्स। एथिक्स जो होता है वो बेस होता है ड्यूटीज के ऊपर, रूल्स के ऊपर बेस होता है। राइट थ्योरीज की बात करें तो एक्शन मस्ट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट। एक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल के राइट को जरूरी है कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है? रीजन शुड बी अ फेयर एंड इक्विटेबल। रीजन होता है फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वर्चुअल एथिक्स क्या होता है? एथिक्स डिपेंड ऑन द मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। एथिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन के ऊपर। और स्टेक होल्डर एथिक्स क्या होता है? मेन ड्यूटी इज टू मिनिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। इसका मेन ड्यूटी क्या होता है? शेयर होल्डर वेल्थ को मिनिमाइज करना। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, 6.6 के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, रोल और फंक्शन क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है ताकि आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए ना। स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब इस स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच किसकी तरफ है? पीपल्स की तरफ, ताकि हम क्या कर पाए, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। आगे, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, या तो बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्या काम करने की कोशिश करता है? ये मोटिवेशन देता है एम्प्लॉय को और करियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट भी देता है। फंक्शन ऑफ एचआरएम की बारे में बात करें तो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं, आपके सामने दिया गया है, आप उसे रीड कर सकते हैं। आगे, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वैल्यूएशन क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब को क्या 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 आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, किस तरह आप ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एम्प्लॉय को मेजर करना, किसमें, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म में, इसे को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू एम्प्लॉय के वैल्यू को हम लोग डिसाइड करते हैं, किसके, मनी स्पेंड ऑन हायरिंग एंड ट्रेनिंग, जो मनी स्पेंड हुए उनके हायरिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर, उसके हेल्प से हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच को निकालते हैं। आगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, एम्प्लॉय के वैल्यू को उसके जो भी उसके नेक्स्ट बेस अल्टरनेटिव आने वाला है उसके बेस पे निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? एम्प्लॉय वैल्यू इक्वल हो जाता है क्या, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, वो रिप्लेस होता है, एम्प्लॉय होता है, ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो लेव एंड थ्रेशोल्ड मॉडल क्या होता है? एम्प्लॉय वैल्यू को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग टिल रिटायरमेंट। वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच क्या होता है? ये डेविड वॉटसन ने दिया था। एम्प्लॉयर वैल्यू प्री फिक्स कॉस्ट फॉर ईच जॉब कैटेगरी। एम्प्लॉय जो होता है उसको वैल्यू किया जाता है प्री फिक्स कॉस्ट के थ्रू ईच जॉब कैटेगरी को, कॉस्ट फॉर ईच जॉब कैटेगरी। ठीक है, प्री फिक्स कॉस्ट, दैट प्री फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि पहले से जो कॉस्ट है, पहले से जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है, या तो पहले से जो सैलरी पा रहा था उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको जो उसको एक सैलरी ऑफर करते हैं एम्प्लॉय को, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। नॉन मॉनेटरी और बिहेवियरल किसे कहते हैं?
नॉन मॉनिटरी या बिहेवियरियल अप्रोच किसे कहते हैं, मतलब जो मॉनिटरी टर्म में ना मेजर किया जाए वो है। आगे, एम्प्लॉय वैल्यू इज मेजर बाय द क्वालिटी नॉट मनी। एम्प्लॉय की वैल्यू तो क्या किया जाए, वही जो हमने बोला कि मॉनिटरी में ना मेजर करके उसके क्वालिटीज से मेजर किया जाए, उसके स्किल, मोटिवेशन, मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप से मेजर किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि आपको आने वाले समय में कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय का शॉर्टेज हो सकते हैं, कितने एम्प्लॉय सरप्लस हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैटर एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या मैटर या अप्रोच होते हैं? स्ट्रैटेजी, सबसे पहला मैटर होता है क्या, स्ट्रैटेजी एंड वर्क फोर्स प्लानिंग, मतलब मैचिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय को मैच करना जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मीट कर पाए। मान लो अगर आपको आने वाले समय में किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस करके कोई और एम्प्लॉय को रखना है, तो उसके लिए पहले से स्ट्रैटेजी बनाते हो, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग। प्रिडिक्टिव वर्कफोर्स मॉनिटरिंग, यूजिंग डेटा एंड ट्रेंड टू फोरकास्ट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड और प्रॉब्लम। वही सिंपल कि आप क्या करते हो कि फ्यूचर में आपको जो भी लोगों की जरूरत पड़ने वाली हो, उसके लिए आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो और जानते हो कि हाँ इस पर्सन की मुझे नीड है कि नहीं है। सक्सेशन प्लान, आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय टू रिप्लेस की मैनेजर इन द फ्यूचर। आइडेंटिफाई करते हो, प्रिपेयर करते हो एम्प्लॉय को, ताकि आप क्या कर सको, रिप्लेस कर सको की मैनेजर्स को, किसमें, फ्यूचर्स में। The ongoing process of systematically identifying, assigning, assessing, and developing organizational leadership to enhance performance. Training a deputy manager to become the future management. Succession planning, मतलब उसके सक्सेस के लिए आप करते हो, जैसे डिप्टी मैनेजर को ट्रेन किया ताकि वो फ्यूचर मैनेजर बन पाए। कोई एम्प्लॉय है उसको वो अभी एक टीम के अंदर वर्क कर रहा था, उस टीम के लीडर बनाने के लिए आपने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो इसी को बोलेंगे सक्सेशन प्लान। मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है? Workforce decision based on the experience in institution and judgment of manager. मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है? जो वर्कफोर्स का रीजन होता है वो एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड जजमेंट ऑफ मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंपल वर्ड में बात करूँ तो मैनेजर पर्सनल असेसमेंट इंस्टेड ऑफ डेटा ऑफ और फॉर्मूला। मैनेजर का पर्सनल असेसमेंट, ना कि डेटा और फॉर्मूला का पर्सनल असेसमेंट। मतलब आप मैनेजर का एक पर्सनल असेसमेंट निकाल के लाते हो, उसी को बोलते हैं क्या, मैनेजर। उसी को बोलते हैं मैनेजर प्लानिंग, सॉरी सॉरी, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं मैनेजरल जजमेंट। आगे, हाँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो, सर्च करते हो एम्प्लॉय को और क्या करते हो, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो एम्प्लॉय को। सिलेक्शन में क्या करते हो, आप एम्प्लॉय को छांटते हो ना, आप एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को अपने पास रखते हो। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट क्या है, हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस है। वही सिलेक्शन क्या है, मेरा नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोगों को उनके हिसाब से, मतलब उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। सीक्वेंस इन विच द फ्लोइंग सिलेक्शन डिवाइस आर यूज बाय द कंपनी। सिलेक्शन डिवाइस किस तरह यूज करता है कंपनी, इसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, वो क्या करता है कि एक ब्लैंक एप्लीकेशन देता है। ब्लैंक एप्लीकेशन देने के बाद आपको इंटरव्यू के बारे में बताता है। इंटरव्यू करने के बाद बोलता है कि आपको ये टेस्ट देना है। फिर इंटरव्यू होता है, फिर कंडीशनल ऑफर्स रखे जाते हैं कि क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। फिर एक रेफरेंस चेक दी जाती है कि मे बी अगर आप किसी रेफरेंस से आए हो तो। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन लास्ट हायर हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या होता है ट्रेनिंग एंड क्या होता है डेवलपमेंट? ट्रेनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। आप क्या करते हो कि ट्रेनिंग में क्या करते हो, एम्प्लॉय के स्किल एबिलिटी को इम्प्रूव करते हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे क्या कौन कौन से ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, प्लान प्रोग्रेशन, जॉब रोटेशन, क्रिएशन ऑफ असिस्टेंट, टेम्परेरी प्रमोशन, कमिटीज एंड जूनियर बोर्ड कोचिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो लेक्चर हो गया, स्टेट लेक्चर हो गया, रीजन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, सेमिनार्स हो गए, रीडिंग टेलीविजन हो गए, बिजनेस सिमुलेशन हो गया। ये क्या हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्रिएशन वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी होती क्या है, लेकिन वैलिडिटी क्या होती है, हाउ वेल अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। किस तरह टेस्ट को मेजर किया गया, जो उसे सपोज जो हम लोग सपोज करे थे वो मेजर करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर चीज से हमने सोचा कि इस चीज को मेजर करना है, ठीक है। अब इस चीज को उसने कैसे मेजर किया, इसी को बोलते हैं वैलिडिटी। मान लीजिए 1 स्टार पाएगा, अच्छा मेजर किया होगा, 2 स्टार पाएगा, बहुत अच्छा, 3 स्टार पाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। तो इसी को बोलते हैं क्या, वैलिडिटी। मतलब आपने जो मेजर किया है उसको वैलिडेट करना कि आप कितना अच्छा मेजर किया। इसमें आता है सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी, जिसको वेदर टेस्ट कवर ऑल इंपॉर्टेंट एरिया और नॉट। ये बोलता है कि क्या जो टेस्ट था उसने सारे इंपॉर्टेंट एरिया को कवर किया। क्राइटेरियन वैलिडिटी, ये क्या बोलता है कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेट करता है।
a type of validity which demonstrate statically a relationship between a score on a selection procedure and job performance. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर और जॉब परफॉर्मेंस के समय जो स्कोर होता है उसके ऊपर बात करते हैं, मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपने उसको वैलिडेट, क्राइटेरिया के हिसाब से उसको वैलिडेट करना कि एक्चुअल में उसका एक्चुअल जो आपने स्कोर टेस्ट किया है तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर एब्स्ट्रैक्ट वैलिडिटी क्या होती है, दिस शो वेदर द टेस्ट ट्रूली मेजर एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और ट्रेट। ठीक है, ये बोलता है कि क्या आप एम्प्लॉय के क्वालिटी और ट्रेड को भी मेजर किए हैं कि नहीं, ये बात है सही है कि गलत है। आगे फेस वैलिडिटी क्या है, दिस शो वेदर द टेस्ट अपीयर वैलिड एट फर्स्ट ग्लैंस। ये बोलता है कि क्या टेस्ट जो था वो अपीयर हुआ था फर्स्ट ग्लैंस में, मतलब टाइपिंग टेस्ट फॉर अ डेटा एंट्री जॉब लुक एप्रोप्रिएट, मतलब डेटा एंट्री के लिए क्या आपने टाइपिंग टेस्ट लिया था, क्या आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो अकाउंटिंग बनाने के लिए, क्या उसको एक्चुअली में अकाउंटिंग आता है कि नहीं आता है, वो कॉमर्स से पढ़ा है, वो किससे पढ़ा हुआ है, उसको क्या क्या आता है, ये सब चीज़ के बारे में बात करना। आगे टूल यूज फॉर प्रोजेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ पर्सन, कौन से टूल यूज किए जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट करने के लिए, सप्लाई ऑफ पर्सन को प्रोजेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्टिंग सप्लाई ऑफ पर्सन मीन एस्टिमेटिंग हाउ मेनी एम्प्लॉय विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। सप्लाई ऑफ पर्सन को प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कि ये एस्टिमेट करना होता है कि कितने एम्प्लॉय अवेलेबल होंगे फ्यूचर में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के लिए। मेन टूल टेक्निक स्किल इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं, तो मेन टूल और टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। टूल यूज फॉर प्रोजेक्टिंग सप्लाई फॉर पर्सनल में क्या 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 टूल्स यूज करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में सप्लाई फॉर पर्सनल होता क्या है, ये क्या होता है, हाउ मेनी एम्प्लॉय, इसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग हाउ मेनी एम्प्लॉय विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर एंड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, कितने एम्प्लॉय एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज से अवेलेबल होंगे फ्यूचर में, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टिंग सप्लाई ऑफ पर्सनल। ठीक है, स्किल इन्वेंट्री के थ्रू, मतलब स्किल क्वालिफिकेशन के थ्रू कितने एम्प्लॉय होंगे, मैनेजमेंट इन्वेंट्री के थ्रू कितने होंगे, रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होगा, सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा, सॉरी ओके हाँ सक्सेशन प्लानिंग क्या होगा, ठीक है, मार्कअप एनालिसिस क्या होगा, टर्नओवर एनालिसिस क्या होगा, लेबर मार्केट एनालिसिस क्या होगा, मतलब स्टडी एबिलिटी ऑफ स्किल लेबर एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, एक्सटर्नल सप्लाई, वही में बात करते हैं मार्कअप एनालिसिस, पास्ट मूवमेंट डेटा को यूज करता है और देखता है कि कितने एम्प्लॉय आगे चल के रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 6.7 के बारे में, कंपनसेशन मैनेजमेंट जॉब इवैल्यूएशन इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, क्या कंपनसेशन मैनेजमेंट जॉब इवैल्यूएशन इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट, ये क्या है, कंपनसेशन मैनेजमेंट डिसाइड हाउ मच टू पे, हाउ टू पे एंड इन व्हाट फॉर्म टू पे। ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट डिसाइड करता है कितना मुझे पे करना है, किस तरह मुझे पे करना है और किस फॉर्म में मुझे पे करना है, इसी को बोलते हैं क्या, कंपनसेशन मैनेजमेंट कहते हैं। कंपनसेशन प्लान क्या होता है, एक सक्सेस सिस्टम होता है थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन पे एंड रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉय। एक सक्सेस सिस्टम जिसके थ्रू क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे करता है और रिवॉर्ड करता है एम्प्लॉय को, उसी को बोलते हैं कंपनसेशन प्लान। ठीक है, जैसे कोई स्पेसिफिक मैटर और स्कीम की बात करें तो जैसे पहला मैटर है क्या, जैसे पहला मैटर है क्या, प्लान दैट पे एम्प्लॉय इवन व्हेन इट्स नॉट वर्किंग, ऐसा प्लान जब वो एम्प्लॉय को पे करता है तो वो वर्क ही ना करे, ये क्या है, ये सिक लीव के समय पे किया जाता है। फिर प्लान दैट प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटी, जो कि वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस एंड प्रोजेक्ट वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट में। ठीक है, प्लान जो कि रिवॉर्ड करता है परफॉर्मेंस रिटेंशन को, इसे बोलते हैं इंसेंटिव पे, ये जैसे स्टॉक ऑप्शन वगैरह। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने क्या किया, शेयर वगैरह दिया एम्प्लॉय को। आगे प्लान वेयर पेमेंट इज रिसीव इन फ्यूचर, ऐसे प्लान जिसमें क्या पेमेंट रिसीव होते हैं फ्यूचर में, डिफर्ड पे, जो कि जैसे सेविंग प्लान वगैरह जो किए जाते हैं। आगे सिंपल है, समझ आ गया, अब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान, स्ट्रेट सैलरी एंड सेल्स कंपनसेशन प्लान। स्ट्रेट सैलरी प्लान क्या होता है, स्ट्रेट सैलरी मीन्स a salesperson is a straight salary plan means a salesperson is a paid as a fixed salary regardless of self value or performance। स्ट्रेट सैलरी प्लान का मतलब होता है सेल्स पर्सन क्या होते हैं कि फिक्स सैलरी उन्हें पे किया जा रहा है रिगार्डलेस सेल्फ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस के को छोड़ के। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सेल्फ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस एक पर्सन को क्या किया जा रहा है, एक फिक्स सैलरी पे किया जा रहा है, इसे को बोलते हैं स्ट्रेट सैलरी कंपनसेशन प्लान। आगे जॉब एवोल्यूशन क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, कि जॉब का क्या वर्थ है इसको जानना ही क्या है, जॉब एवोल्यूशन है। अच्छा, अब जॉब डिजाइन कैटेगरी का मतलब क्या होता है, जॉब डिजाइन रिवॉर्ड ऑफ बिल्ट इनटू द जॉब इटसेल्फ। जॉब डिजाइन रिवॉर्ड जो होता है वो जॉब में ही खुद से ही बनता है। जैसे हाउ वर्क इज डन, किस तरह वर्क डन किया जाएगा, इसमें क्या होगा, हाउ वर्क इज डन। जॉब डिजाइन कैटेगरी क्या होता है, जॉब में खुद से ही बनता है। ठीक है, ये इस सेल्फ होता है, ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, इसी को देख के लोग आते भी हैं। जैसे किस तरह वर्क किया जा रहा है बिजनेस में, फ्लेक्सिबल ब्रेक है कि नहीं है, उसके हिसाब से लोग आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम अगर मैं ये जॉब करूंगा इसमें फ्लेक्सिबल ब्रेक है तो ये मेरे लिए अच्छा है। आगे हाउ मच फ्रीडम इज गिवन, कितना फ्रीडम है इस बिजनेस में कि हाँ मैं ये जॉब लूंगा तो इस पर कितना फ्रीडम होगा, तो पार्टिसिपेशन इन रीजन। हाउ फ्लेक्सिबल है जॉब इज, कितना फ्लेक्सिबल है जॉब, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल
नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें, देयर आर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड, नॉट नो मनी इन्वॉल्व, ठीक है, सॉरी, दीज आर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। ये कुछ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है, इसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। दे मोटिवेट एम्प्लॉय थ्रू हाउ द जॉब इज डिजाइन और हाउ वर्क इज एक्सपीरियंस। ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को किस तरह जॉब डिजाइन हो रहा है और किस तरह वर्क को एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसके थ्रू। देखिए, साइकोलॉजिकल मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द हैकमैन एंड ऑल्डहम job category model, employees feel psychological meaningfulness when they believe their work is important, valuable and worthwhile. एम्प्लॉय क्या करते हैं, वैल्यू एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल मीनिंगफुलनेस लगता है तब उनके जो भी वर्क वो कर रहे हैं वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो वर्थ है, ठीक है। साइकोलॉजिकल, तो एक साइकोलॉजिकल मीनिंगफुलनेस क्या क्रिएट करता है? एक साइकोलॉजिकल मीनिंगफुलनेस स्किल वैरायटी को क्रिएट करता है, दैट मीन्स कि डिफरेंट स्किल डिफरेंट टैलेंट्स को क्रिएट करता है। टास्क आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय कंप्लीट अ होल पीस ऑफ वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल मीनिंगफुलनेस कैसे क्रिएट होता है? स्किल वैरायटी के थ्रू, ठीक है। पहला हमने बात किया कि किसके थ्रू क्रिएट हुआ, स्किल वैरायटी के थ्रू। दूसरा किसके थ्रू क्रिएट हुआ? टास्क आइडेंटिटी के थ्रू क्रिएट हुआ, ठीक है। जैसे अगर आपको शुरुआत से एंड तक पूरा काम आप कर रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ आपके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आगे टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, इससे भी आपको एक अच्छा अनुभव मिलता है कि हाँ ये बेटर है। आगे जॉब प्रोफाइल, जॉब कंटेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब कॉन्टैक्ट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इनरिचमेंट, ये सब क्या होते हैं? ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जॉब के जो कि हमें समझने की जरूरत है। जॉब प्रोफाइल, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन समरी ऑफ अ जॉब, ये क्या होता है? समरी होता है जॉब का। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? जॉब प्रोफाइल क्या है मेरा? समरी है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें क्या जॉब कंटेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बात करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं जॉब की। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशंस होता है, ठीक है। आगे हम बात करें या रिक्वायरमेंट होता है। आगे जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशन, वर्क शेड्यूल, ठीक है। ये फिजिकल वर्किंग कंडीशन होता है, जैसे वर्क शेड्यूल, इंसेंटिव, पीपल एंड विथ होम द एम्प्लॉय विल नॉर्मली इंटरेक्ट, दैट मीन्स कि वर्किंग कंडीशन को बोलेंगे क्या? वर्किंग कंडीशन को बोलेंगे जॉब कॉन्टेक्स्ट। इन जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है? असाइनिंग होता है एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटी, ठीक है। वर्कर को एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटी प्रोवाइड करना है, क्या जॉब एनलार्जमेंट होता है? क्या एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आपको कौन सी ड्यूटी पूरा करना है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, इसी को क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जो आपको दोबारा से रीडिजाइन करना ताकि वो इंक्रीज कर सके अपॉर्चुनिटी वर्कर्स के लिए और वर्कर्स क्या कर सके? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट और ग्रोथ को फील कर पाए। आगे क्या है? आगे बात करेंगे इंसेंटिव्स के बारे में। इंसेंटिव्स तो बहुत बार सुने हैं कि हाँ आपको सैलरी पे इंसेंटिव मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, जॉब करते हुए पढ़ते, तो उन्हें पता है कि इंसेंटिव क्या है। इंसेंटिव क्या है कि आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंसेंटिव्स कहते हैं ना। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म दोनों में ही ये इंसेंटिव हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इंसेंटिव स्कीम, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम बने। सबसे पहले टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आता है। तो ये अगर हम लोग बात करें तो टू डिफरेंशियल पीस रेट की ये बात की, एक लोअर रेट की, एक हायर रेट की। लोअर रेट पे क्या बात की? फॉर बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो लोअर रेट पीस रेट सिस्टम होता है, मतलब आपको कम पैसा दिया जाएगा। और हायर रेट अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है क्या? गैंट टास्क सिस्टम आता है। गैंट टास्क सिस्टम क्या होता है? गारंटेड टाइम वेस्ट प्लस बोनस। आपको क्या रहता है? गैंट मतलब क्या? गारंटी। आपको गारंटी क्या रहता है कि आपको एक वेज और गारंटी, एक गारंटी वेज और बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हायर अर्निंग फॉर कंप्लीटिंग टास्क एट अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। हायर अर्निंग होगा अगर आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड से अच्छा काम करोगे। हर दिन याद रखना, आपको तभी इंसेंटिव मिलता है तो आप नॉर्मल से ज्यादा अच्छा करते हो। तो नॉर्मल से अच्छा करोगे, दैट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है उससे बेटर करोगे आप। जब उससे बेटर करोगे तभी आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा, वेजेस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। आगे इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, बोनस पेड एट डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल, हायर एफिशिएंसी हायर बोनस परसेंटेज। वही फिर से अब बोनस भी क्या होता है कि डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल पे पे किया रहता है, जितना तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा उतने तुम्हें बोनस मिलेगा। नॉन डिफरेंशियल इंसेंटिव प्लान, अगर हम बोले नॉन डिफरेंशियल इंसेंटिव प्लान क्या होता है तो अर्निंग इंक्रीज बट रेट ऑफ पे रिमेन सेम। अर्निंग इंक्रीज होता है इसमें लेकिन रेट ऑफ पे सेम रहता है इसमें। उसमें क्या होता है? रेट ऑफ पे चेंजेस होता है और अर्निंग भी आपका इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अर्निंग इंक्रीज होगा लेकिन रेट ऑफ पे सेम होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हैचले प्लान देखेंगे, अभी आपको समझ में भी आएगा कैसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि खाली बोनस चेंज होता है लेकिन आपको जो बेसिक सैलरी है वो सेम रहेगा। जैसे हर से प्लान आया जो कि टाइम वेस्ट गारंटी के बारे में बात करता है कि बोनस इक्वल टू 6% ऑफ टाइम सेव। जितना आप टाइम सेव करते हो उतना आपको बोनस मिलेगा। मतलब जितना आप तेजी से वर्क करते हो, जितना कम में ज्यादा काम कर लेते हो, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। Return plan, bonus has on proportion of time saved,
ठीक है, वही फिर से इन्होंने बोला कि टाइम सेव के ऊपर ही आपको बोनस मिलेगा। बेओक्स प्लान, टाइम वीज प्लस ग्रुप स्टैंडर्ड बोनस, फोकस ऑन शेयरिंग गेन नॉट चेंजिंग रेट। ठीक है, ये भी बात किएगा गेन्स के ऊपर, ना कि रेट के ऊपर चेंज करने का। नो आउटपुट लेवल रेट डिफरेंट। ठीक है, अगर कोई आउटपुट लेवल नहीं डिफरेंट आ रहा है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा, और टाइम वेज के हिसाब से ही आपको बोनस मिलता है। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट आर एडिशनल बेनिफिट एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू एम्प्लॉय अपार्ट फ्रॉम वेजेस इंसेंटिव्स टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट होता है, सर्विस, एडिशनल बेनिफिट सर्विस होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा उनके वेजेस से हटके, उनके इंसेंटिव से हटके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, आगे 6.8 के ऊपर हम लोग चलेंगे और बात करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, और इसके अंदर क्या आएगा, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इसी के अंदर आएगा। तो फिर क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल? क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? चेक हाउ वेल एन एम्प्लॉय इज डूइंग जॉब, किस तरह एम्प्लॉय अपना जॉब कर रहा है, इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहता है ना। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पे आउट बढ़ाना, तो ये भी बताता है कि आप एम्प्लॉय कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स क्या होते हैं? देयर कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जो कुछ सुपरवाइजर्स कर देते हैं क्या, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को करते समय ये बायस भी होते हैं कभी कभी। ठीक है, और कभी कभी इनएक्यूरेट रेटिंग भी दे देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स। सिंपल सी बात है कि अगर कोई मैनेजर है और वो एक लिस्ट बना रहा है, जैसे अगर हम लोग स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में भी क्या होता था कि हम लोग के साथ थोड़ी बहुत बायसनेस हमें लगता था कि है, कि जो पढ़ने में तेज है उसको प्रैक्टिकल में भी अगर नंबर मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फुल मार्क्स मिल जा रहे हैं। क्यों? उल्टा अगर कोई एवरेज बच्चा है, अगर वो पूरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है उसके बाद भी उसको वो नंबर नहीं मिल रहे जो टॉपर्स को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक बायसनेस क्रिएट हो जाता है। इसे को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर। और यही चीज को सेम टर्म में अगर हम लोग बिजनेस में लेके जाए तो एम्प्लॉय में बायसनेस क्रिएट होता है। जो एम्प्लॉय थोड़ा सा ज्यादा करीब होता है किससे, से उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है, और वहीं पे जो थोड़ा ज्यादा अच्छी रेटिंग मिलती है, और जो वही दूर होता है उन्हें कम अच्छी रेटिंग मिलती है। और मुझे लगता है अगर एक ओपिनियन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ओपिनियन होनी चाहिए कि हमें, हम लोग जो फील्ड में भी हैं, हमें वो फील्ड में हरदम अपने आप को दिखाना चाहिए। जो दिखाता है वही, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको हरदम अपने आप को दिखाना है, ये नहीं कि खाली आप वर्क करके निकल जाओ, नहीं, आपको वर्क के साथ साथ वो कम्युनिकेशन में बैठाना पड़ता है ताकि आप बेस्ट बन पाओ। ठीक है, अच्छा, मैं अभी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी रहा था तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी किया। आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़िए और हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे भी। अभी मैंने एक बुक भी पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ को नोटिस किया, भगत सिंह का बुक था। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ देख रहे थे तो फिर उसमें भी हमने एक चीज़ को देखा कि किस तरह एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के ही लोग ज़्यादातर अपने फील्ड में बेटर बन पाते हैं। आप चाहे कुछ भी उठा के देखो, ठीक है, आप चाहे कुछ भी उठा के देखो, आप देखोगे कि पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के स्किल के लोग ही बहुत ज़्यादा बेटर कर पाते हैं जो नीचे से उठे हुए हैं। ऑलरेडी जिसके पास पैसा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उसके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल होना ना होना थोड़ा सा वो बात हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर उसके डैड की बात करोगे, उसके दादा की बात करोगे, तो वो उस टाइम पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी वो बेटर कर पाए। ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो तभी वो अच्छा कर पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर्स करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, हम लोग इसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे चलेंगे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल एरर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरर्स आता है हॉर्स इफेक्ट। क्या होता है? सुपरवाइजर रेट एन एम्प्लॉय लोअर देन एक्चुअल परफॉर्मेंस। सुपरवाइजर क्या कहता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से लोअर रेट कर देता है एम्प्लॉय को, क्योंकि एक नेगेटिव ट्रेड उसके अंदर होता है और उसके कारण वो पूरा के पूरा एम्प्लॉय को ही क्या बोल देता है, अरे भाई तुम तो बेकार ही हो। एक नेगेटिव ट्रेड के कारण उसका पूरा बेकार ही घोषित कर देता है। एम्प्लॉय इट लेट वंस, एक बार उसने वो लेट आया था और सुपरवाइजर उसको बहुत ही गंदे तरीके से रेट कर देता है। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? ये ऊपर क्या था कि एक नेगेटिव ट्रेड के कारण क्या हुआ कि पूरा के पूरा जो पुअर रेटिंग था उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेड के कारण इन्होंने क्या कर दिया, एक्सीलेंट रेटिंग दे दिया। ठीक है, सब कुछ नहीं देखेंगे, एक ही चीज को देखें और फिर उसके बाद वो पुअर दे दिए और अच्छा दे दिए। तब पुअर दे दिए तो हॉर्न्स कह दिया गया, और तब अच्छा दे दिए तो क्या कह दिया गया, हेलो कह दिया गया। आगे सेंट्रल टेंडेंसी। सुपरवाइजर रेट ऑल एम्प्लॉय एज एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि सेंटर, दैट मीन्स कि एवरेज रेट कर देते हैं सबको। आगे पॉइंटिंग टेंडेंसी। सुपरवाइजर गिव द सेम रेटिंग रिपीटेडली। अब क्या पॉइंटिंग टेंडेंसी क्या होता है, सेम रेटिंग देता है 2 3 4 2 3 4, मतलब इस पैटर्न सेम करता है, या गुड गुड सब लोग अच्छे हैं, बस ये सिंपल। तो मतलब किसी को बहुत ज़्यादा नहीं, किसी को बहुत कम नहीं, सबको सेम रेटिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? सिस्टमैटिक एवोल्यूशन होता है एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस के लिए और एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, और फ्यूचर डेवलपमेंट
कि पोटेंशियल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बात करेंगे कुछ मैटर्स जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल आप पा सकते हो। जैसे एक होता है ग्राफिंग रेटिंग स्केल। एम्प्लॉयर रेटेड ऑन ट्रेड यूजिंग अ स्केल। ग्राफिंग रेटिंग स्केल क्या होता है, ट्रेड के हिसाब से उनको रेट किया जाता है। ट्रेड मतलब उनके क्वालिटी, उनके पंक्चुअलिटी, उनके एटीट्यूड के हिसाब से उनको रेट किया जाता है। रैंकिंग मैटर आता है, एम्प्लॉयर रैंकिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट उन्हें रैंक किया जाता है, इसे रैंकिंग मैटर कहा गया। फिर पेयर कंपैरिजन होता है, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर विद द अदर एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दूसरे एम्प्लॉय के बाद। फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर फोर्स इनटू अ फिक्स परफॉर्मेंस कैटेगरी। एम्प्लॉय को फोर्स किया जाता है कि तुम एक फिक्स परफॉर्मेंस कैटेगरी में ही रहोगे, तुम या तो टॉप हो गए, या तो एवरेज हो गया, तो पुअर हो गए, तुम बीच में कुछ और नहीं हो सकते। चेकलिस्ट क्या होता है, सुपरवाइजर चेक स्टेटमेंट या डिस्क्राइब एम्प्लॉय बिहेवियर। सुपरवाइजर क्या करता है, चेक करता है स्टेटमेंट को और डिस्क्राइब करता है एम्प्लॉय बिहेवियर्स को। क्रिटिकल इंसिडेंट की बात करें तो रिकॉर्ड अनयूजुअल गुड और बैड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय ओवर टाइम। क्या करना, रिकॉर्ड करना अनयूजुअल और गुड बैड बिहेवियर को एम्प्लॉय को ओवर टाइम। यही क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट है, या तो ये क्या है, यही क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद क्या है, बात बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल। ये क्या है, कंबाइंड रेटिंग स्केल विद साइंटिफिक बिहेवियर एग्जांपल। ये कंबाइंड रेटिंग स्केल है साइंटिफिक रेटिंग एग्जांपल के हेल्प से। कॉन्फिडेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस इज एवल्यूएटेड सीक्रेटली बाय द सुपीरियर्स। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या होता है, सीक्रेटली सुपीरियर क्या करता है, एवल्यूट करता है, जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हमने एमबीओ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया 360 डिग्री एवरेज। हाँ, 360 डिग्री एवरेज। ठीक है, ये क्या है, फीडबैक इज टेकन फ्रॉम अ सुपीरियर पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट एंड कस्टमर। तो फीडबैक क्या किया जाता है, सबसे लिया जाता है और उसके हिसाब से तो हम लोग एवेल्यूट करते हैं किसको, अप्रेजल को एवेल्यूट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि एवेल्यूट मतलब क्या होता है। अगर आप जानो तो एवेल्यूट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ को समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और उसके हिसाब से कोई चीज़ को करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। जैसे एवोल्यूशन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, मतलब आपकी जॉब परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, इंटरप्रिटेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसी को बोलेंगे एवोल्यूशन। आगे चलेंगे 6.8 की तरफ चलेंगे। अच्छा, आई थिंक कि 8 को ही जी बना दिया गया है हर जगह, ठीक है। 6.8 की तरफ चलेंगे, किस क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे आगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग मींस टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग, बात करना और नेगोशिएट करना टुगेदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, बात करके पैसे को कम करवा लेना, ना कि फाइट करके या 2-3 लापर मार के। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बात करके प्यार से समझा के आप क्या कर रहे हो, आप बार्गेन कर रहे हो, ना कि आप फाइट करके जब बार्गेन करते हो, तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ताकि इंडस्ट्रियल पीस बना जा सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम लोग सही कर सके और एक फेयर वेजेस हो। अगर बार्गेनिंग आप कर पाओगे तो क्या होगा, फेयर वेजेस भी होगा, क्योंकि आप भी क्या कर पा रहे हो, आप भी उस बार्गेनिंग करके उस वेजेस को क्या कर पा रहे हो। हम बात करेंगे इसके बारे में, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। किस तरह वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिफर टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर का मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वर्कर्स का मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वर्कर only in such area of activity of the enterprise where they can make some positive contribution। वर्कर पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है वर्कर्स का खाली उस एरिया में, उस एरिया ऑफ एक्टिविटी में, इंटरप्राइजेस में, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। आगे, वर्कर में नॉट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। वर्कर एनफ नहीं होते, एनफ कॉम्पिटेंट नहीं होते हर एरिया को जानने के लिए, मैनेजरियल एस्पेक्ट को भी जानने के लिए। तो जहाँ पे वो कॉम्पिटेंट है, जहाँ पे वो बेस्ट है, हम उनको वहाँ पे रखते हैं और हम लोग उनसे वहाँ पे काम लेते हैं। ठीक है, राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट सॉरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, आगे कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द रेजिस्टेंट टू चेंज। ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप क्या करते हो, रेजिस्टेंट टू चेंज को सही करने की कोशिश करते हो। दिस आर मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू रिड्यूस एम्प्लॉय रेजिस्टेंस व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज इंट्रोड्यूस। ये कुछ मेथड है जिसके जो कि यूज किया जाता है एम्प्लॉय के रेजिस्टेंस को, जो कि यूज किया जाता है एम्प्लॉय के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। तब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है। दे हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड चेंजेस, एक्सेप्ट न्यू रूल्स, रिड्यूस फियर एंड स्टेट अनसर्टेनिटी। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, व्हाई इटसेल्फ रिड्यूस फियर, मिसट्रस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय फील वैल्यूड एंड कमिटेड। रोल क्लैरिटी एंड रोल डिफिनेशन, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियर, एक्सप्लेन एंड रीडिजाइन ऑफ द चेंज। जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्लियर होता है, रीडिजाइन होता है, इसके बाद चेंजेस के बाद
ठीक है, रोड क्लैरिटी, रोड डिफिनेशन जिसके थ्रू क्या होता है क्लैरिटी मिल पाती है। रोड ओरिएंटेशन होता है जो कि क्या करता है, आपको बताता है कि आपका रोड क्या है, ठीक है। फियर और वर्क रोड को भी रिड्यूस करता है, सपोर्ट ऑफ रिसोर्सेज भी इसमें आता है। बात करेंगे 6.10 की तरफ चलेंगे, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बहुत कुछ, ठीक है। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बनते हुए आए हैं और ये यूनिट थोड़ा सा, ये यूनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को भी समटाइम यूनिट कहते हैं, सब यूनिट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे होते हो, उसके अंदर भी क्या होता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यूनिट होते हैं ना। आप उस यूनिट को समझते हो, जैसे हर एक टॉपिक अगर आप देख रहे हो तो एक चैप्टर्स की तरह है ना, मैं चैप्टर्स की तरह आप उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे ही क्या है कि 6.10 की अगर हम बात करें, 6.10 थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जहाँ पे भी को डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको पढ़ने में, बताइए कि सर ये वाला एरिया मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, पर्सनालिटी क्या होता है? रिफर्स टू अ रिलेटिव स्टेबल पैटर्न ऑफ अ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर दैट डिफरेंशिएट इंडिविजुअल, ठीक है। एक पैटर्न ऑफ थॉट, एक इमोशन, एक बिहेवियर जो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है इंडिविजुअल। जैसे अगर मैं पर्सनालिटी के टाइप्स की बात करूं और उसके ऑक्यूपेशंस की बात करूं ना, जैसे सोशल टीचर्स क्या होते हैं, सोशल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर किसी को हेल्प करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कन्वेंस में कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्या होता है, मैथमेटिशियंस होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं, एनालिटिक करने का काम करते हैं। रियलिस्टिक, रियल वर्ल्ड में कौन रहता है, मैकेनिक रहते हैं, ना कि टीचर्स होंगे। पर्सनालिटी से डिस्क्राइब करती है पर्सन को यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग, उसका क्या यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग है, इसको डिस्क्राइब करने का काम करता है कौन, पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। कुछ मीडिया पर्सनालिटी ट्रेट दिए गए किसके द्वारा, पॉल कॉस्टा के द्वारा, रॉबर्ट एम सिकेराई के द्वारा। तो ये कहते हैं ओशियंस हैं, और इसमें आता है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरो, ठीक है। कॉन्शियसनेस में अगर हम लोग बात करें तो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और डिपेंडेबल होता है, ठीक है। आगे अ पर्सन हु प्लान, सॉरी, अ पर्सन हु प्लान वर्क केयरफुली एंड मीट डेडलाइन, जो पर्सन एक केयरफुली तरीके से प्लान करता है और डेडलाइन को मीट करता है उसे वो कॉन्शियसनेस पर्सन कहा जाता है। अगर हम इसको बात करते हैं सिंपल तरीके से, डिपेंडेबल भी होता है, समवन हु यू कैन रिलाई ऑन, जिसके ऊपर तुम रिलाई कर सको, वो होते हैं कॉन्शियसनेस। आगे बात करते हैं एग्रीबलनेस के बारे में, तो ये क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं, काइंडनेस होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन की बात करें तो आउटगोइंग, सोशेबिलिटी, एनर्जीज होती हैं इनके अंदर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करें तो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है, ओपननेस ऑफ न्यू आइडियाज होते हैं। न्यूरोसिज्म की बात करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। ट्रेड अप्रोच की बात करते हैं तो रेमंड कर्टल ने एक्सप्लेन किया पर्सनालिटी यूजिंग अ ट्रेड अप्रोच को, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे बायोपोलर डायमेंशन के बारे में बात होती है। तो बायोपोलर डायमेंशन क्या होता है, टू अपोजिट क्वालिटीज होती है ना, एक गुड क्वालिटी होती है, एक बैड क्वालिटी होती है, तो उसके ऊपर बात होता है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गिवन पर्सनालिटी फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में गिवन पर्सनालिटी किस तरह से, एक्चुअल में गिवन पर्सनालिटी फैक्टर्स जो होती हैं किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। व्हाट इट मींस, वार्मथ का मतलब क्या होता है, वार्मथ का मतलब होता है सो हाउ फ्रेंडली अफेक्शन एंड आउटगोइंग अ पर्सन इज, ठीक है। वार्म बताता है कि कितना फ्रेंडली, कितना अफेक्शनेस एक पर्सन है बाहर जाते समय। हाई वार्म का मतलब है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, और लो वार्म का मतलब है कि क्विट है, डिस्टेंट है एंड रिजर्व है। आगे एब्स्ट्रैक्टनेस इसी तरह आता है, मतलब वार्म का मतलब क्या है कि वो आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व है। दैट मीन्स कि वो क्या कर सकता है, बहुत बाहर जाने वाला हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, रिजर्व मतलब कि वो तो घर में रहने वाला है। तो बायोपोलर डायमेंशन क्या बताते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात करता है। एब्स्ट्रैक्टनेस का मतलब क्या होता है, पर्सन किस तरह थिंक करता है, इमेजिनेटिव है, ड्रीमी है, या प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। अब यही बात करते हैं, इमेजिनेटिव है तो क्या होगा कि इमेजिनेटिव हाई एब्स्ट्रैक्टनेस में आएगा, और वहीं पे लो एब्स्ट्रैक्टनेस है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे भी दो चीज आ गया कि किस तरह पर्सन थिंक करता है, तो इमेजिनेटिव वर्सेस प्रैक्टिकल। आगे ओपननेस टू चेंज, एक्सपेरिमेंटल है, कंटेटिव है, दैट मीन्स कि कितना ओपननेस टू चेंज, क्या एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, या ट्रेडिशनल चीजों पे चलने वाला है। तो कंजर्वेटिव है तो ट्रेडिशनल चीजों पे चलने वाला है। परफेक्शनलिज्म कैसा है, कैजुअल है, बहुत ज्यादा, मतलब वो उसका परफेक्शनिज्म बहुत ज्यादा लो है, दैट मीन्स केयरलेस है, ठीक है। यहाँ बहुत कंट्रोल है, बहुत केयरफुल है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, अच्छा कुछ और फैक्टर्स है, कुछ अलग से और फैक्टर्स आ जाते हैं। ये चार फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब कुछ और फैक्टर जैसे रीजनिंग, पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट थिंकिंग वाला है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला है ना, सिंपल है, लिटरल है या लॉजिकल है, तो इसके बारे में बात करता है कौन रीजनिंग। आगे इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्सन का बहुत ज्यादा इमोशनली हाई है या इमोशनली स्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव करता है या बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये बात करता है किसके बारे में, इमोशंस के बारे में। डोमिनेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट लगता है, ये अपने आप को सबमिसिव कर देता है, अपने आप को छोड़ देता है, तुम जैसा करोगे मैं वैसा करूंगा, तो ये तो सबमिसिव या डोमिनेंट है, ठीक है।
तो डोमिनेंस में आ गया। आगे लोनली सॉरी लिवलीनेस का मतलब क्या क्या वो फील्डली लिव करने वाला इंसान है या सीरियस में रहने वाला इंसान है, तो ये आता है क्या लिवलीनेस का मतलब दो फैक्टर है ना, तो या तो सीरियस या तो लिवली है, या तो सीरियस या तो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी करेगा, मन करेगा तो घूम लेगा, मन करेगा तो भाग जाएगा, मन करेगा तो नहा लेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है सीरियसनेस है। आगे सोशल बॉन्डनेस क्या आता है, ये तो पर्सन बहुत सही हो गया, या तो क्या सोशली बहुत ज्यादा बॉन्ड हो गया, या तो एक्सट्रोवर्ट हो गया, तो इंट्रोवर्ट होगा, ये सोशल बॉन्डनेस में दो फैक्टर्स हो जाते हैं। सेंसिटिविटी क्या होता है, टफ माइंड होगा या तो सेंसिटिविटी हो गया, मतलब या तो बहुत ज्यादा टफ माइंड सेट का होगा या तो क्या होगा सेंसिटिव होगा बहुत ज्यादा। आगे विगनेस क्या होता है, या तो ट्रस्ट करता होगा या तो क्या करेगा, या तो सस्पिशियस थोड़ा सा होगा। आगे प्राइवेटनेस की बात करें तो क्या होगा, या तो ओपन होगा बहुत ज्यादा, या तो क्या होगा सोशली क्लीवर होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज फर्रार इंसान होगा। आगे अप्रहेंशन की बात करें, टेंडेंसी टू वरी और फील कॉन्फिडेंट, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता होगा या तो बहुत ज्यादा एंशियस होगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर है और भी है। सेल्फ रिलायंस की बात करें तो क्या है, डिपेंडेंट, या तो डिपेंडेंट करेगा दूसरों पे, या तो खुद से ही बात कर लेगा, खुद से ही बेटर है, सब कुछ खुद से ही है। आगे टेंशन की बात करें तो इनर रेस्टनेस और कामनेस, इनर उसका रेस्टनेस या कामनेस कैसा है, मतलब या तो रिलैक्स होगा या तो काम होगा, या तो रिलैक्स होगा या तो लिवर होगा, टेंस होगा, मतलब बहुत ज्यादा एंशियसनेस वाला बंदा होगा, ठीक है। टेंशन में ही आ गया। आगे perception क्या होता है, the process by which people select, cognize and interpret information to form a meaningful picture of a world। वो प्रोसेस इसके थ्रू पर्सन सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड को। परसेप्शन मतलब आपको परसेप्शन क्या है किस चीज को लेके, ठीक है। अभी जल्दी में क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ, जो स्कैम, लिकर स्कैम जो बोला जाता है, एक्चुअल में लिकर स्कैम था ही नहीं, वो उसका केस अभी तक चला ही नहीं था, वो केस एक्चुअल में डिस्चार्ज किया गया है क्योंकि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन था ही नहीं उस केस के रिगार्डिंग कि उनको जेल पहुंचाया जा सके, उसके ऊपर ट्रायल भी चल सके। तो आप सोचिए क्या था, हमारा परसेप्शन ये बन गया था कि अरविंद केजरीवाल एक मतलब हो चुके हैं और उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो बहुत बड़े स्कैमर है, तो ये हमारा परसेप्शन क्रिएट हो चुका था। लेकिन वो कहीं ना कहीं परसेप्शन क्रिएट किया गया था और यही इसी को बोलते हैं बिजनेस में भी परसेप्शन को क्रिएट किया जाता है। जैसे जब आपका D50 शो आया, तो D50 शो आया तो क्या हुआ, उसका परसेप्शन क्रिएट किया गया कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आपको देखना होगा तभी तो मजा आएगा, लाइफ में कुछ तो करना होगा फन। तो ये क्या है, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। एटीट्यूड क्या होता है, अ पर्सन consistently favorable or unfavorable evolution, feeling and tendency toward an object or idea। एक पर्सन जब कंसिस्टेंटली फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है एवोल्यूशन के लिए, फीलिंग के लिए, टेंडेंसी के लिए, किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट या आइडिया के ऊपर। अफेक्टिव फीलिंग भी होता है, बिहेवियर एक्शन भी होता है, कॉग्निटिव बिलीफ भी होता है। इमोशंस क्या है, इमोशन आर इंटेंस फीलिंग डायरेक्टेड टुवर्ड समवन और समथिंग। इमोशन एक इंटेंस फीलिंग होता है जो कि समवन और समथिंग की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। आगे कुछ प्राइमरी बेसिक इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इमोशंस के बारे में और ज्यादा बात किया गया रॉबर्ट पिल्टिक के द्वारा, प्राइमरी इमोशन के बारे में बात किया गया और सेकेंडरी इमोशन के बारे में बात किया। प्राइमरी इमोशन जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं, यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं ना, जैसे जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज। अगर वही बात करते हैं सेकेंडरी इमोशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी के, जैसे लव जॉय प्लस ट्रस्ट से आता है, ऑप्टिमिज्म जॉय प्लस एंटिसिपेशन से आता है, डिस्ट्रस्ट फियर प्लस एंटिसिपेशन से आता है, इनसिक्योरिटी फियर प्लस सैडनेस से आता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गए। आगे बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। ग्रुप डायनेमिक्स रिफर्स टू द बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन। ग्रुप डायनेमिक क्या है, बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि क्या होता है ग्रुप के अंदर होता है। अब ग्रुप डायनेमिक में क्या है, दो टाइप के हैं, फॉर्मल ग्रुप है और इनफॉर्मल है। फॉर्मल में कुछ थ्योरी के बारे में बात करेंगे और इनफॉर्मल में भी बात करेंगे। तो इस बार फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल में क्या आता है, क्लासिकल थ्योरीज आते हैं। तो फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू डिफाइनिंग सेक्शन होता है, हम लोग डिफाइनिंग सेक्शन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाते हैं, तो उसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। और अचीवमेंट थ्योरी किसे कहते हैं, तब पीपल आर मोटिवेटेड टू फॉर्म और ज्वाइन द ग्रुप टू अचीव अ सक्सेस। तब वो ज्वाइन करते हैं, ग्रुप को फॉर्म करते हैं क्या, सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो उसे बोलते हैं नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। आगे फंक्शनल थ्योरी क्या है, फॉर्मल ग्रुप आर फॉर्म अंडर स्पेशलाइजेशन ऑफ अ फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ अ फंक्शन में तो फॉर्मल ग्रुप फॉर्म होते हैं, तो उसे फंक्शनल थ्योरी कहते हैं। रैशनल गोल थ्योरी क्या होता है, रैशनल गोल थ्योरी क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट टू रैशनली अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो फॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, रैशनली अचीव करने की कोशिश करते हैं क्या, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को। सिस्टम थ्योरी क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप आर सब सिस्टम विद इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं, क्या सब सिस्टम होते हैं, मतलब सिस्टम के भी अंदर होते हैं और क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। टास्क या प्रोजेक्ट बेस्ड थ्योरी क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट। तो फॉर्मल ग्रुप को क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट के लिए। आगे इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते, ये अकॉर्डिंग टू द बेसिस या मन करिए हम लोग साथ में चलो और ग्रुप क्रिएट कर लिए, आर इनफॉर्मल ग्रुप। ओके आगे theory, इसमें आता है propensity theory। इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म बिकॉज़ पीपल आर वर्क फिजिकली क्लोज, क्योंकि वो फिजिकली क्लोज है इसलिए propensity theory, इसलिए propensity ग्रुप बन गया। propensity theory होता है ना फिजिकली क्लोज होता है, उसके कारण ग्रुप बन गया।
एब्स्ट्रैक्शन थ्योरी क्या होता है, जब इंटरेक्ट और कम्युनिकेट होता है उसके कारण तक कोई ग्रुप बनता है। कॉमन इंटरेस्ट थ्योरी क्या होता है, सिंपल हमारा सिमिलर इंटरेस्ट और गोल्स है उसके कारण कोई ग्रुप बनता है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या होता है, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी हमारी मैच करी उसके कारण कोई ग्रुप बनता है। बैलेंस एंड सिमिलरिटी थ्योरी क्या होता है, सिमिलर एटीट्यूड एंड बिलीव है इसलिए कोई ग्रुप बन गया। एक्सचेंज थ्योरी क्या है, बेनिफिट और मोर देन कोई कॉस्ट है, मतलब हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है उसके कारण कोई ग्रुप बन जाए। आगे नीड और सेटिस्फैक्शन थ्योरी क्या है, सोशल एंड इमोशनल नीड फुलफिल हो जाए उसके कारण कोई थ्योरी बन जाए। तो ये सब हो गया मेरा, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, अलग अलग टाइप की थ्योरी आ गया। ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और ग्रुप स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ग्रुप नॉर्म्स क्या है, शेयर बिलीव एटीट्यूड वैल्यू एक्सपेक्टेशन दैट गाइड मेंबर्स बिहेवियर इन अ ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है, एक शेयर बिलीव होता है, एटीट्यूड होता है, वैल्यूज होता है और एक्सपेक्टेशन होता है जो कि गाइड करता है मेंबर्स बिहेवियर को और ग्रुप को। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप डिग्री ऑफ अट्रैक्शन यूनिटी एंड कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स। ग्रुप स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रोल स्टेटस अथॉरिटी। मतलब आपने ग्रुप नॉर्म्स की अगर बात करें तो एटीट्यूड और वैल्यूज को हम लोग ग्रुप नॉर्म्स कहते हैं। वही ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, आप आइडिया को एक्सचेंज करते हैं या फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप कमिटमेंट देते हो, आपके अंदर तब एक यूनिटी आती है, तब उसे बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और ग्रुप स्ट्रक्चर्स कब होती है, तब एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल सब कुछ वहाँ पे होता है, तब उसे बोलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है। करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के बारे में। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड penetration alternative to problem alternative to brainstorming टेक्निक क्या होता है, डिमांड करता है penetration alternative to problem को। पार्टिसिपेंट जनरेट एज मेनी एज अल्टरनेटिव एज देम इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव को लेकर आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होता है, सबसे पहले स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। सबसे पहले स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय आते हैं सेम डिपार्टमेंट से, मीट टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। एक साथ मीट करते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सजेस्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और कोई भी अथॉरिटी इंप्लीमेंट नहीं करता इसमें डिसीजन के लिए। आगे इसका एग्जांपल अगर ले तो क्वालिटी सर्कल हो जाता है। आगे क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है, मेंबर कम फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट पे आते हैं और वर्क टुगेदर करते हैं कॉमन गोल के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड टीम क्या होती है, टीम प्लान करती है, कंट्रोल करती है, इवैल्यूएट करती है ऑन वर्क को। हाई ऑटोनॉमी होता है, रेट ऑफ सुपरविजन होता है। आगे प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म होती है, लिमिटेड टाइम के लिए फॉर्म होती है, फिर क्लोज करके भाग जाते हैं लोग। आगे पावर एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, पावर एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना दूसरे को, यही क्या है पावर एंड पॉलिटिक्स है। पावर मतलब क्या है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, ये पावर है। आगे सोशल पावर ऑफ सुपरविजर्स की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। सोशल पावर ऑफ सुपरविजर्स की बात करें तो पावर ऑफ सुपरविजर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबऑर्डिनेट के ऊपर मेनली हम लोग करते हैं, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ सबऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कंप्लायंस और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कंप्लायंस का मतलब है आई हैव टू डू इट, मतलब कंप्लायंस का मतलब कि तुम्हें करना होगा, ठीक है। तुम्हें करना होगा, दो चीज होता है, या तो तुम्हें करना होगा या तो तुम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस और सबऑर्डिनेट मतलब सबऑर्डिनेट को क्या क्या करना ही होगा, वो उसको नाम नुक्कड़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर इन टर्म ऑफ कंप्लेंट, एनालिसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर जो उसको करना ही होगा, तो रिवॉर्ड पावर उसे करना होगा, दैट मीन्स पावर रिवॉर्ड, दैट मीन्स की पोजीशन बेस्ड पावर, ठीक है। कोएर्सिव पावर, मीन कंट्रोल, ये सब ऐसे काम है, ऐसे तरीके हैं जिसको मना नहीं किया जा सकता इससे ज्यादा एम्प्लॉय के द्वारा। जैसे रिवॉर्ड ऑफ सेकंड मतलब क्या करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्ड, अगर आप काम करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसको करना ही करना होगा कंपनी एम्प्लॉय को। आगे कोएर्सिव पावर, जैसे फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट, अगर आप काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, आप नहीं काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगा। और मीन इन कंट्रोल, अगर हम बात करें तो मीन इन कंट्रोल मीन्स इन कंट्रोल मतलब सबऑर्डिनेट मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, अगर आप प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो तो मैं बहुत सारे लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो ये भी क्या होता है कि एक कंप्लायंस होती है, ये भी आप उसको ओबे नहीं कर सकते। एक्सपर्ट पावर की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा पावर है जो कि ओबे किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो लेकिन मैं अपने फील्ड में माहिर हूँ, तो मैं आपका ओपिनियन सुनूंगा लेकिन लूंगा नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मेंटली चीज है कि आपका डिसीजन लेना कि ना लेना। लेकिन अगर आप मुझे कोई मशीनरी पे वर्क करने को बोल दीजिए तो वहां पे मुझे आपको वर्क करके दिखाना होगा। लेकिन अगर आप मुझे बोल दिए कि आप इस तरह सोचो, तो वो सोचना ना सोचना मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरा मेंटल है, व्हाट आई वांट टू थिंक मैं वो सोचूंगा। आगे चैनल पावर्स क्या होता है, चैनल पावर रिफर टू द एबिलिटी ऑफ वन चैनल मेंबर। चैनल पावर्स क्या होता है, एबिलिटी ऑफ वन चैनल मेंबर्स को ही कहते हैं चैनल पावर कहा जाता है। ये इन्फ्लुएंस करता है रीजन एंड एक्शन ऑफ अनदर चैनल मेंबर, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं किसको, डिसीजंस को दूसरे चैनल मेंबर्स के। टाइप ऑफ चैनल पावर्स की अगर बात करें तो रिवॉर्ड पावर होते हैं, कोएर्सिव पावर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट पावर होता है, रेकमेंडेड पावर होते हैं और रिफरेंट पावर होते हैं, लीगल पावर भी होते हैं। टोटलिज्म की बात करते हैं, टोटलिज्म क्या होते हैं, टोटलिज्म रिफर टू द सिस्टम इन व्हिच द स्टेट एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर सोसाइटी guided by the one dominant ideology suppressing all opposition। यहाँ पे क्या होता है, सारे ऑपोजिशन को डोमिनेट कर दिया जाता है और खाली एक आइडियोलॉजी के ऊपर पूरे के पूरे कंट्री वर्क करता है। तो टाइप्स ऑफ टोटलिज्म की बात करें तो राइट विंग टोटलिज्म होता है, लेफ्ट विंग टोटलिज्म होता है, रीजनल टोटलिज्म होते हैं, थियोरेटिकल टोटलिज्म होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए इसका वर्ड करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ट्राइबल टोटलिज्म होते हैं, ठीक है। ये
तो यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त होता है, यहीं पे लेक्चर आपका एंड होता है। थैंक यू एंड स्टे फोकस।